So today we'll be dealing with the judicial law on the point, and we need to immediately come to section 53 of the CRPC because there is a certain nuance that I need to deal with. All right. So immediately come to section 53 of the CRPC and refer to the words examination under the explanation. It says examination shall include. So whenever legislature is using the word include, it means that the definition that it's giving, the explanation that it's giving is inclusive in nature. It's not intended to be exhaustive in nature. It's illustrative, not exhaustive. मतलब इसका ये है कि जब भी लेजिस्लेचर लिखता है कि एग्जामिनेशन शैल इंक्लूड और उसके बाद जब बताता है चीज़ें कि इसके अंदर स्प्यूटम, स्वेट, हेयर, डीएनए, फिंगर नेल्स एक्सेट्रा ये सारी चीज़ आते हैं, तो इसका मतलब वो लिमिट नहीं कर रहा है. लेजिस्लेचर इज़ नॉट लिमिटिंग द एग्जामिनेशन टू दीज थिंग्स जो उसने मेंशन किया. वो एक्चुअली ये बता रहा है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, पर मैं एक इलस्ट्रेटिव पर्पज़ से आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हैं, और भी चीज़ें आती हैं जो 53 के पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन के लिए की जा सकती हैं. तो और अगर इसी जगह पे अगर एग्जामिनेशन शैल इंक्लूड की जगह पे लेजिस्लेचर लिख देता एग्जामिनेशन शैल मीन ओनली, तो यहाँ पे जो डेफिनेशन होती वो एग्जॉस्टिव बन जाती. इसका मतलब है एग्जामिनेशन इन्हीं कन्फाइंस तक ही सीमित रह सकता है. इट कैन नॉट एक्सीड बियॉन्ड द एरिया that has been written under this provision. तो इसी बात को लेके सुप्रीम कोर्ट में कन्फ्लिक्ट था. अच्छा, कन्फ्लिक्ट किस बात पे था? कन्फ्लिक्ट इस बात पे था कि क्या वॉइस सैंपल्स जो हैं, वॉइस सैंपल्स, उनका कलेक्शन हो सकता है सेक्शन 53 में फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन के लिए. तो दो जजमेंट्स थे सुप्रीम कोर्ट के. एक जजमेंट कहता है कि हाँ सेक्शन 53 में आता है क्योंकि वो उसकी एक्सिलरी पावर है और एग्जामिनेशन इंक्लूसिव है, तो हेंस ये भी आना चाहिए वॉइस सैंपल का कलेक्शन. दूसरा जजमेंट कहता था कि नहीं, ये मैजिस्ट्रेट की एक्सिलरी पावर्स में आता ही नहीं है, और क्या कहते हैं, ना वो एक्सिलरी पावर्स में आता है ना उसकी इनहेरेंट पावर में आता है, क्योंकि इनहेरेंट पावर तो एक्सरसाइज ही नहीं कर सकता. तो जो बेंचेस हैं ना वो स्प्लिट कर गई थी. एक स्प्लिट वर्डिक्ट हुआ था. एक जज रूल कर रहा था कि हाँ वो कर सकता है, सेक्शन 53 में वॉइस सैंपल कलेक्ट कर सकता है, और दूसरा जज कह रहा था कि वो नहीं कर सकता. तो स्प्लिट वर्डिक्ट हो गया था, कन्फ्लिक्ट हो गया था जजेस में सेम पॉइंट पे. तो इस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी था. तो 3 जजेस की बेंच बैठी. 3 जजेस की बेंच ने सेक्शन 53 ऑफ द CRPC देखा. इट रेड इट विद सेक्शन 5 ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट, और वो इस कंक्लूजन पे आए आफ्टर रेफरिंग मेनी अदर जजमेंट्स, फंडामेंटल राइट ऑफ प्राइवेसी, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, ये सारा उन्होंने रेफर करने के बाद वो इस कंक्लूजन में आए कि हालांकि सेक्शन 53 में वॉइस सैंपल्स का कलेक्शन नहीं हो सकता, सेक्शन 63 में सेक्शन 53 में फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन वॉइस सैंपल का कलेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन वी आर एम्पावरिंग जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स to order a person to give sample of his voice for the purpose of investigation of a crime. तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स को सुप्रीम कोर्ट ने एम्पावर कर दिया कि वो वॉइस सैंपल कलेक्शन का ऑर्डर दे सकते हैं अक्यूज्ड को. वो बोलेंगे अक्यूज्ड को कि हाँ तुम अपना वॉइस सैंपल दो और उसको एग्जामिन या कंपेयर किया जाएगा. लेकिन ये पावर सुप्रीम कोर्ट ने CRPC के किसी प्रोविजन से नहीं निकाली. ये पावर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से निकाली, और ये तब तक के लिए है जब तक पार्लियामेंट इस पॉइंट पे कोई लॉ ना बना दे. सुप्रीम कोर्ट सेड दैट अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मस्ट बी कंसीडर्ड द पावर टू ऑर्डर अ पर्सन टू गिव अ सैंपल ऑफ हिज वॉइस फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ क्राइम. Such power has to be conferred on a magistrate by the process of judicial interpretation in exercise of jurisdiction vested in this court under Article 142 of the Constitution of India. तो आर्टिकल 142 क्या है?
आर्टिकल 142 is the power of the Supreme Court to do complete justice. ये बड़ी extraordinary power है which only the Supreme Court has. So whenever the question comes कि voice sample का क्या scene है, you will answer that the power for examination and collection of voice sample is not contained under CRPC but has been conferred on the magistrate by the virtue of an order of the Supreme Court under Article 142 of the Constitution of India. तो नेक्स्ट इशू आता है अरेस्ट गाइडलाइंस क्या है सुप्रीम कोर्ट की. तो इस पे लोकस क्लासिकस क्या है, डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. इसका पूरा नाम है डीके बासु अशोक के जौहरी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. 18 दिसंबर 1996 को ये डिसाइड हुआ था. तो अरेस्ट और डिटेंशन को लेके कुछ गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी. कई गाइडलाइंस स्टैट्यूट में ट्रांसफॉर्म हो चुकी हैं, ऐसे सेक्शन 41 बी, सेक्शन 41 सी, डी, सेक्शन 50 ए, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ चुकी हैं. और सेक्शन 54 अमेंडेड सेक्शन 54. तो 2005 और 2009 अमेंडमेंट एक्ट जिसने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को अमेंड किया, उसने डीके बासु की बहुत सारी गाइडलाइंस स्टैट्यूट में ही डाल दी, सीआरपीसी में ही डाल दी एज इट इज़. तो ये गाइडलाइंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं. सो आई जस्ट नरेट दीज गाइडलाइंस टू यू. The police personnel carrying out the arrest and handling the interrogation of the arrestee should bear an accurate, visible and clear identification of the name tags with their designation. Name tags में उसका designation, उसका नाम भी लिखा होगा. Particulars of such police personnel who handle interrogation of the arrestee must be रिकॉर्डेड इन अ रजिस्टर. जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है और जो भी पुलिस वाले उसको इंटेरोगेट कर रहे हैं, उनका नाम और डिटेल्स एक रजिस्टर में रिकॉर्ड किया जाएगा. सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है पुलिस ऑफिसर कैरिंग आउट द अरेस्ट ऑफ द अरेस्टी शैल प्रिपेयर अ मेमो ऑफ अरेस्ट एट द टाइम ऑफ अरेस्ट एंड सच मेमो शैल बी अटेस्टेड बाय एटलीस्ट वन विटनेस. अब ये गाइडलाइन 41B में है ऑलरेडी, अब आ गई है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले हेल्ड किया था. और जब तक स्टैट्यूट नहीं आई थी तब तक सुप्रीम कोर्ट का लॉ ही लॉ ऑफ द लैंड था विदाउट द स्टैट्यूटरी लॉ. ऑलराइट, सो रीइटरेटिंग कि द पुलिस ऑफिसर कैरिंग आउट द अरेस्ट ऑफ द अरेस्टी शैल प्रिपेयर अ मेमो ऑफ अरेस्ट एट द टाइम ऑफ अरेस्ट एंड सच मेमो शैल बी अटेस्टेड बाय एटलीस्ट वन विटनेस. एक विटनेस ज़रूर होगा जो कि या तो मेंबर ऑफ द फैमिली हो या रिस्पेक्टेबल पर्सन ऑफ लोकेलिटी हो. ठीक है, ये आपने कल कहाँ पे आया था, ये 41B में. तो जब भी एग्जामिनेशन में अगर आप ये लिखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लिखने से अच्छा है कि आप गाइडलाइन लिखें और फिर बता दें, इनको ब्रैकेट्स में लिख दें इनकॉर्पोरेटेड अंडर सेक्शन 41B. गोइंग फर्दर, सुप्रीम कोर्ट सेज कि सच मेमो shall also be countersigned by the arrestee and shall contain the time and date of arrest. अब सबसेक्शन आप क्या कहते हैं, गाइडलाइन नंबर 3 क्या कहती है इसी जजमेंट पर कि a person who has been arrested or detained and is being held up in the custody in a police station or interrogation center or other lockup shall be entitled to have one friend or relative or other person known to him or having interest in his welfare being informed as soon as practicable that he has been arrested and is being detained at a particular place unless the attesting witness of the memo of arrest is himself the friend or relative of the attestee. तो ये किधर है? ये है आपका सेक्शन 50A में इनकॉर्पोरेटेड है ये बात. ठीक है, अब गाइडलाइन नंबर इसका पॉइंट 4 ऑफ द गाइडलाइन क्या है? द टाइम, प्लेस ऑफ अरेस्ट एंड वेन्यू ऑफ द कस्टडी ऑफ एन अरेस्टी मस्ट बी नोटिफाइड बाय द पुलिस वेयर द नेक्स्ट फ्रेंड और रिलेटिव ऑफ द अरेस्टी लिव्स आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट और टाउन
through legal aid organization in the district and the police station of the area concerned telegraphically within a period of 8 to 12 hours after arrest. तो सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट किया है कि अगर मान लीजिए कि किसी ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है जिसका रिलेटिव या फैमिली उस डिस्ट्रिक्ट के बाहर रहते हैं या उस स्टेट के ही बाहर रहते हैं, तो ये पुलिस वाले की ड्यूटी बनती है कि या तो वो खुद इन्फॉर्म करे या लीगल एड ऑर्गेनाइजेशन जो डिस्ट्रिक्ट की है उसके थ्रू इन्फॉर्म करे उसके रिलेटिव्स को या फैमिली को कि द पर्सन हैज़ बीन अरेस्टेड, क्या टाइम था अरेस्ट का और कहाँ पे उसको अरेस्ट करने के बाद रखा गया है, द वेन्यू ऑफ कस्टडी। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि पर्सन अरेस्टेड मस्ट बी मेड अवेयर ऑफ हिज राइट टू हैव समवन इन्फॉर्म्ड ऑफ हिज अरेस्ट और डिटेंशन as soon as he is put under arrest or is detained। तो पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया है उसको उसका राइट बताना ज़रूरी है कि वो अपने किसी रिलेटिव, फ्रेंड या किसी भी नॉमिनेटेड पर्सन को इन्फॉर्म करवा सकता है कि प्लेस और टाइम ऑफ अरेस्ट और वेन्यू ऑफ कस्टडी की उसका कहाँ पर है। तो ये गाइडलाइन सब्सटैंशियली इनकॉर्पोरेटेड है अंडर सेक्शन 50A ऑफ द CRPC। अब सेक्शन 50A ऑफ द CRPC 2005 की अमेंडमेंट एक्ट से आया, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट से। सिक्स्थ पॉइंट क्या है? An entry must be made in a diary at the place of detention regarding the arrest of the person, which shall also disclose the name of the next friend of the person who has been informed of the arrest and the names and particulars of the police official in whose custody the arrestee is। तो एक जनरल डायरी में एंट्री होगी जिसमें, या पुलिस स्टेशन की डायरी में एंट्री होगी जिसमें ये बताया गया होगा कि किस पुलिस ऑफिसर ने उसे अरेस्ट किया और किस पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में वो अक्यूज्ड पर्सन है, और साथ में ये भी उस एंट्री में रिकॉर्ड होगा, डायरी की एंट्री में, कि किस फैमिली मेंबर या नॉमिनेटेड पर्सन, जो अरेस्टेड पर्सन ने बताया कि नॉमिनेटेड पर्सन कौन है, उसकी भी डिटेल्स रिकॉर्ड की जाएंगी जैसा कि अरेस्टेड पर्सन ने बताया, जिससे ये पता चल सके कि अरेस्टेड पर्सन ने किसको इन्फॉर्म करने को बोला था और कोर्ट प्रॉपरली देख सके कि गाइडलाइंस लेटर और स्पिरिट में फॉलो हुई हैं या नहीं। ये सारी जो गाइडलाइंस हैं ये राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन है। 7 पॉइंट पे आता हूँ कि दी अरेस्टी, मतलब द अरेस्टी का मतलब द पर्सन अरेस्टेड, शुड वेयर ही सो रिक्वेस्ट्स बी ऑल्सो एग्जामिन्ड at the time of his arrest any major and minor injuries, if any, present on his or her body, and they must be recorded at that time. The inspection memo must be signed by both arrestee and the police officer affecting arrest, and the copy is provided to arrestee। तो जो उसका जो बॉडी का जो एग्जामिनेशन होना है फॉर एनी मेजर मार्क्स ऑफ इंजरी, ये अगर अरेस्टी जो मतलब द पर्सन अरेस्टेड है वो रिक्वेस्ट करता है, तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर टू गेट हिम एग्जामिन्ड बाय अ मेडिकल ऑफिसर। तो ये बात भी सेक्शन 54 ऑफ द CRPC में आ गई है बाय द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2009। तो अब इसमें रिक्वेस्ट की बात ही नहीं रही, लेजिस्लेचर ने कह दिया मैंडेटरी है, आपको करना ही पड़ेगा, यू हैव नो अदर चॉइस, द पुलिस ऑफिसर्स हैव नो अदर चॉइस। तो द अरेस्टी शुड बी सब्जेक्टेड टू मेडिकल एग्जामिनेशन बाय अ ट्रेन्ड डॉक्टर एवरी 48 आवर्स ड्यूरिंग हिज डिटेंशन इन कस्टडी बाय अ डॉक्टर ऑन द पैनल ऑफ डॉक्टर्स अप्रूव्ड बाय द डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ऑफ द कंसर्न स्टेट और यूनियन टेरिटरी। कि जब तक वो कस्टडी में है तो एवरी 48 आवर्स पे उसका एग्जामिनेशन होगा ऐसे डॉक्टर के थ्रू जो डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने एक पैनल को जिसको अप्रूव किया है, उसी अप्रूव्ड पैनल का ही वो डॉक्टर होना चाहिए। ठीक है।
फिर गोइंग ऑन नेक्स्ट, कॉपीज ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग मेमो ऑफ अरेस्ट referred to above shall be sent to the इलाका मैजिस्ट्रेट. इलाका मैजिस्ट्रेट मतलब एरिया मैजिस्ट्रेट, जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द एरिया कंसर्न्ड है, उसको मेमो ऑफ अरेस्ट, एग्जामिनेशन और जितनी भी अदर डिटेल्स हैं कॉपी की वो सारी पहुंचानी होंगी, क्योंकि मैजिस्ट्रेट इज़ दी ओनली अथॉरिटी जो इस पर चेक रख सकता है ना इलीगल और अदर टाइप्स ऑफ अरेस्ट पे. अगर नहीं पाया उसने कि गाइडलाइंस फॉलो हुई हैं तो ही कैन इशू द प्रोसीजर एज पर लॉ. अब पॉइंट 10 इस गाइडलाइन का क्या है कि अरेस्टी में बी परमिटेड टू मीट हिज लॉयर ड्यूरिंग इंटेरोगेशन दो नॉट थ्रू आउट द इंटेरोगेशन. तो ये कहाँ पे है, ये 41D में आ गया है. ठीक है. अब पॉइंट 11, पुलिस कंट्रोल रूम should be provided at all district and state headquarters where the information regarding arrest and the place of custody of the arrestee shall be communicated by the officer causing arrest within 12 hours of affecting arrest. ये किधर आ गया है, ये आ गया आपको 41C में. सो सब्सटैंशियली लगभग सारी गाइडलाइंस जो डीके बासु में दी गई थी वो लेजिस्लेचर ने CRPC में एज इट इज़ डाल दी हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो अभी भी CRPC में नहीं आए हैं. सो एज फार एज दोज आर कंसर्न, तो दे आर कंटिन्यूइंग टू होल्ड द लॉ ऑफ द लैंड, तो वो अभी भी चल रही है. ठीक है. जो गाइडलाइन स्टैट्यूट में नहीं आए हैं वो बाय द वर्च्यू ऑफ जुडिशियल ऑर्डर अभी भी लॉ ऑफ द लैंड है, एंड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू सी दैट द एब्सोल्यूट कंप्लायंस इज मेड विद दैट. ठीक है. नाउ अब ये है कि अगर आप इफ़ द पुलिस ऑफिसर फेल्स टू कंप्लाई विद दीज रिक्वायरमेंट्स तो क्या होगा, देन अगेन he'll be liable for a departmental action and also for the punishment of contempt of court. और प्रोसीडिंग कहाँ पे आप इंस्टीट्यूट करेंगे, हाई कोर्ट ऑफ द कंट्री, और समरली होगा वो. द पनिशमेंट इन द कंटेम्प्ट इज ऑफ समरी नेचर. कोई एलैबोरेट ट्रायल नहीं होता, एक शो कॉज नोटिस दिया जाता है, गिवन अ मीनिंगफुल चांस टू डिफेंड हिमसेल्फ, और समरली ही पनिश किया जाता है. इसमें क्वासाई क्रिमिनल नेचर होता है कंटेम्प्ट का. तो नेक्स्ट, ये रिक्वायरमेंट्स सुप्रीम कोर्ट ने जो बनाई हैं डीके बासु में, इट हैज़ आफ्टर रेफरिंग टू आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और उसकी लेटर और स्पिरिट को, उसकी खास तौर से स्पिरिट को देखते हुए इट हैज़ क्रिएटेड दीज गाइडलाइंस. इलीगल अरेस्ट, कस्टोडियल टॉर्चर और फेक इनकाउंटर किलिंग्स आर द रियलिटी ऑफ आवर कंट्री. तो इन पे रोक लगाने के लिए द सुप्रीम कोर्ट, हु इज़ द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स एंड ऑल्सो द नॉन सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, उनको बचाने के लिए द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डॉन्ड द मेंटल ऑफ अ प्रोटेक्टर, और उसके बेसिस पे उसने ये लॉ बनाया, एंड दिस हैज़ कंटिन्यूड टू होल्ड the criminal jurisprudence of the country till date. So it is very important that you should know these guidelines. अब इस और भी क्या क्या IPC में प्रोविज़न हो सकते हैं. अगर कोई पुलिस वाला व्यक्ति टॉर्चर करता है किसी व्यक्ति को, अरेस्टेड पर्सन को, देन सेक्शन 330 ऑफ द IPC एंड 331 ऑफ द IPC अलॉन्ग विद सेक्शन 220 ऑफ द IPC ऐसे पुलिस ऑफिसर को पनिश करवा सकता है. वेयर सच अ पुलिस ऑफिसर डिटेन्स अ पर्सन, 220 तब लगता है व्हेन अ पुलिस ऑफिसर इज डिटेनिंग अ पर्सन फॉर लॉन्गर पीरियड देन 24 आवर्स करप्टली और मैलिशियसली. ठीक है, इन दोनों सिचुएशन पे लगता है. 330 में हर्ट कॉज है टू एक्सटॉर्ट कंपल्शन और टू कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी IPC में, तो उस केस में भी 7 साल की सज़ा है. 220 में भी 7 साल की सज़ा है. 331 में ग्रीवियस हर्ट हो जाती है, वो एग्रेवेटेड नेचर है 330 का IPC में, तो उसमें 10 साल तक की सज़ा है. तो you see that all these things are very elaborate, and you should always refer to these provisions and these guidelines, and it is your duty as a lawyer and your duty as a judicial aspirant or even a sitting judge that you should be aware of these guidelines. अब लीगैलिटी ऑफ हैंड कफिंग एंड फेटर्स. अब किसी आदमी पे हथकड़ियाँ लगा दी जाती हैं, बेड़ियाँ लगा दी जाती हैं, आपने देखा होगा अक्सर,
तो इस पे सबसे लीडिंग जजमेंट है सुनील बत्रा और प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन और प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। सुनील बत्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट था। तो एक चीज जान लीजिए कि जो कोर्ट्स हैं वो फेटर्स, स्पेशली बार फेटर्स को वायलेटिव ऑफ ह्यूमन डिग्निटी मानते हैं। कैसे ह्यूमन की डिग्निटी वायलेट होती है। और आप जानते हैं आर्टिकल 21 जो है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द राइट टू अ डिग्निफाइड लाइफ, राइट टू डिग्निटी भी उसके अंदर है। तो अगर आपके खिलाफ सिर्फ एक क्रिमिनल चार्ज लग गया और उसके बेसिस पे आपको हथकड़ियों में डाल दिया जाता है, वीडियो में डाल दिया जाता है, इट इज़ सच अ क्रूअल एंड इनह्यूमन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। अभी तो आप कन्विक्ट भी नहीं है, इवन देन you are being punished as if you are convicted under law. So the Supreme Court has frowned upon this conduct and said कि indiscriminate resorting to handcuffs when the accused persons are taken to and from the court and forcing of irons on prison inmates are illegal and shall be stopped forthwith सेव इन स्मॉल कैटेगरी ऑफ केसेस। देखिए जनरल रूल क्या है कि जनरली ना हैंड कफिंग होंगी, ना आयरन कफिंग्स होंगी, ना चेन कफिंग्स होंगी, ठीक है, वीडियो में नहीं बांधा जाएगा। लेकिन एक एक्सेप्शनल रूल में स्मॉल कैटेगरी को छोड़ा है, वेयर द अंडर ट्रायल हैज़ अ क्रेडिबल टेंडेंसी फॉर वायलेंस, वो वायलेंट है, और जो रिस्ट्रेंट है इट इज़ एसेंशियल इन ऑर्डर टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ अदर प्रिजनर्स ऑल्सो एंड टू एंश्योर दैट सच अंडर ट्रायल डज नॉट एस्केप और जम्प्स द कस्टडी। जंपिंग द कस्टडी का मतलब होता है कि कस्टडी छोड़ के भाग जाए। लेकिन ये सिर्फ कहने, ये फियर नहीं हो सकता, ये फैक्ट पे होना चाहिए। इट शुड बी एस्टैब्लिश्ड ऑन फैक्ट कि वो पहले भी भागा था और ये सच एन अंडर ट्रायल जिस पे हैंड कफिंग की जाएगी, जिसको बांधा जाएगा चेन से, तो ऐसे केस में पहले भी ये एस्टैब्लिश करना ज़रूरी है कि वो खुद के लिए भी और दूसरों के लिए खतरा है, और ये फैक्ट्स पे एस्टैब्लिश करना होगा। एंड हाउ विल यू एस्टैब्लिश दैट? ये बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है? ये बर्डन ऑफ प्रूफ इज़ ऑन द पुलिस ऑफिसर्स और द कस्टोडियन, जेल अथॉरिटीज़ पे कस्टम ये बर्डन होगा। या जिसने भी हैंड कफिंग की है या चेनिंग की है, अंडर ट्रायल्स की या तो अक्यूज पर्सन की, तो ये जिसने की है वही साबित करेगा कि वाई हैव यू रिजॉर्टेड टू दिस मेजर। एंड इफ ही फेल्स, अगर वो फेल, वो दिखा नहीं पाता कि किन फैक्ट्स के बेसिस पे किया है, वो अजम्पशंस बता रहा है, फैक्ट्स नहीं दिखा पा रहा है, तो इन दैट सिचुएशन वो लॉ में लाइबल होगा एंड ही कैन बी पनिश्ड अप्रोप्रिएटली। तो रेकलेस हैंड कफिंग एंड चेनिंग इन पब्लिक इज कंसिडर्ड डिग्रेडिंग एंड इट puts to shame finer sensibilities and it is a slur on a constitutional culture। तो जो लॉ हेल्ड हुआ है प्रेम शंकर शुक्ला और सुनील बत्रा के केस में, यह आर्टिकल 141 और 144 का मैंडेट है कॉन्स्टिट्यूशन का, और वो सबको बाइंड करता है और सबको ओबे करना है, और जो उसका वायलेशन करेगा ही विल बी लायबल टू फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अलॉन्ग विद द अदर पेनल एंड सिविल कॉन्सिक्वेंसेज अंडर द लॉ। ठीक है, सो इसको लेके सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम में भी काफ़ी गाइडलाइंस दी गई थी, तो आई विल रीइटरेट फॉर योर बेनिफिट। Supreme Court says, we declare, direct and lay down as a rule that handcuffs or other fetters shall not be forced on a prisoner. Handcuffs or other fetters shall not be forced on a prisoner convicted or under trial while lodged in jail anywhere in this country or while transporting or in transit from one jail to another or from jail to court and back। मतलब आप उसको ज़बरदस्ती चेन में नहीं बांधेंगे, चाहे आप
उसको कोर्ट ले जा रहे हो, कोर्ट से जेल ले जा रहे हो, जेल से कोर्ट ले जा रहे हो, या जेल के अंदर, you will not put fetters on the person. It is a violation of human dignity. देखिए, merely because a person is convicted or he's an under trial और या criminal charge लगे तो उसके fundamental rights चले नहीं जाते, उसके fundamental rights still remains. They do not vanish like this. The police and the jail authorities on their own shall have no authority to direct the handcuffing of an inmate of a jail in the country or during transport from one jail to another or from jail to court and back. तो पुलिस और जेल अथॉरिटी के पास खुद से कोई अथॉरिटी नहीं होगी हैंड कफिंग डायरेक्ट करने की किसी इनमेट की. Where the police or jail authorities have well grounded basis for drawing a strong inference that particular prisoner is likely to jump jail, मतलब वो जेल की कस्टडी से भाग सकता है या कस्टडी तोड़ सकता है, तो in that situation prisoner be produced before the magistrate concerned, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास ले जाएंगे और एक एप्लीकेशन देंगे for permission to handcuff the prisoner. और अगर मैजिस्ट्रेट वो एप्लीकेशन पढ़ेगा, जुडिशियल माइंड अप्लाई करेगा, तो ही कंक्रीट प्रूफ पे ही और उसकी टेंडेंसी टू एस्केप या उसकी डेंजरस टेंडेंसी को देखते हुए और ये भी देखते हुए कि और कोई तरीका नहीं है मैजिस्ट्रेट के पास उसको उसकी एस्केप को रोकने का, तभी वो अलाउ करेगा कि मैजिस्ट्रेट अलाउ करेगा कि पुलिस ऑफिसर या जेल अथॉरिटी प्रिजनर को हैंडकफ कर सकते हैं. ये नॉर्म नहीं होगा. दे हैव टू टेक अ स्पेशल परमिशन ऑफ द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. फिर where the person is arrested by the police is produced before the magistrate and remand, चाहे वो जुडिशियल रिमांड हो मतलब जेल हो या नॉन जुडिशियल हो, जो कि पुलिस कस्टडी होती है, और मैजिस्ट्रेट ऐसी रिमांड देता है, तो ऐसे में स्पेशल सर्कमस्टेंसेस या जब तक स्पेशल ऑर्डर मैजिस्ट्रेट का नहीं आता तब तक सच पर्सन शैल अगेन नॉट बी हैंडकफ्ड. और स्पेशल सर्कमस्टेंसेस किन ग्राउंड्स पे आएगा, वो ग्राउंड्स अभी मैंने जो इससे पहले वाले पॉइंट पे बताया वही है. जंपिंग फ्रॉम कस्टडी, डेंजर टू हिमसेल्फ एंड एवरीवन एल्स, एंड देयर इज़ नो अदर प्रैक्टिकेबल वे ऑफ फॉरबिडिंग एस्केप. इन सारे ग्राउंड्स को जुडिशली कंसिडर करके, लेकिन ये फैक्ट्स पे हैं, इन इमेजिनेशन पे नहीं बेस हो सकता, फैक्ट पे बेस होना होगा. अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. वेयर द पुलिस अरेस्ट अ पर्सन इन एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट. जेएम ने वारंट ऑफ अरेस्ट दायर किया है, सॉरी, जेएम has ordered a warrant of arrest and ordered that the accused be arrested and produced before him. In that situation, when the police has arrested such a person, ये person भी handcuff नहीं होगा unless the magistrate has given special orders regarding handcuffing. तो आपने एक चीज़ देखी होगी, यूनानिमसली सुप्रीम कोर्ट का व्यू ये जा रहा है कि आपको मैजिस्ट्रेट का स्पेशल ऑर्डर लेना होगा इफ़ यू वांट टू हैंडकफ अ पर्सन. ठीक है, चाहे वो रिमांड पे हो, चाहे वो अंडर ट्रायल हो, चाहे वो इन एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट हो. जहाँ पे पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट करती है ऑन बेसिस ऑफ गाइडलाइंस गिवन, ऑन द बेसिस ऑफ गाइडलाइंस, जो अभी इतनी सारी गाइडलाइंस जो मैंने बताई हैं उसके बेसिस पे, और वो पाती है पुलिस की इट इज़ नेसेसरी टू हैंडकफ सच अ पर्सन विदाउट वारंट, देन ही मे डू सो. पुलिस वाला कर सकता है till the time he is taken to the police station and thereafter his production before the magistrate. Further use of fetters thereafter can only be under the orders of magistrate as already indicated by the judgment of the Supreme Court. तो again situation क्या है, I'll reiterate for your benefit. So the general position is that the police officer or the jail authorities cannot handcuff or put fetters on the arrested person unless there is a special order of a magistrate, and the considerations that will weigh with the magistrate are that there has to be a concrete proof that the prisoner or the arrested person is prone to violence
his tendency to escape, his being dangerous to the society, and there is no other practicable way of forbidding the escape. Another situation where the handcuffing is allowed by the police officer is where he is arresting without warrant, and for a limited period the handcuffing can only be from the place of arrest to the police station. These are the only two situations where the handcuffing can be allowed. Where the police officer is arresting without warrant, and he can handcuff in that situation. Not generally in जनरल रूल तो ये होगा कि उसको अरेस्ट करने, हैंडकफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो करता है तो वो एक लिमिटेड पॉइंट के लिए कर सकता है, फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द पुलिस स्टेशन, और उसके बाद जब वो मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करेगा तो मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के परसुएंट ही हैंडकफ लगेगी, वरना नहीं लगेगी। इफ़ देयर इज़ अ वायलेशन of these guidelines that I have reiterated, that I have just narrated above, then in that situation the jail authorities or the police authorities, चाहे वो किसी भी रैंक का हो, चाहे DGP ही क्यों ना हो, they will be liable for contempt of court apart from other penal consequence under law. अब और भी गाइडलाइंस है अरेस्ट पे। अरेस्ट की गाइडलाइंस बहुत सारी हैं, so if you are able to grasp all of them, then you are already better than most of the law students when it comes to grasping the points of arrest. Arrest इतना nuanced topic नहीं होता। Arrest में nuances topic ये होते हैं कि you need to know the difference between the custody and arrest। ये तो पहले चीज़ होता है, सबसे complex part यही होता है। Second part क्या होता है, you need to know everything that is related to arrest. So that part I'll handle, और वो मैं आपको और comprehensive guidelines देता हूँ। तो नेक्स्ट वी कम टू शीला बरसे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दिस हैज़ बीन डिसाइडेड ऑन 15 फरवरी 1983। एक बात का ध्यान रखिएगा, शीला बरसे के बहुत सारे केसेस हैं। सो दिस केस वाज जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस टू अरेस्ट आई और भी ज़्यादा, ये 1983 का है। ऑल राइट, सो आई विल नरेट दैट। सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस सेड, we would direct that 4 or 5 police lockups should be selected in reasonably good localities where only female suspects should be kept and they should be guarded by female constables। कि पुलिस लॉकअप्स जहाँ पे सिर्फ फीमेल सस्पेक्ट्स या फीमेल अरेस्टीज रहेंगी और उनका जो वो and they'll be only guarded by the female constables, not male ones। Female suspects should not be kept in a police lockup in which male suspects are detained। जनरल रूल क्या है कि फीमेल सस्पेक्ट्स को आप सेम लॉकअप में नहीं रख सकते जहाँ पे मेल सस्पेक्ट्स भी हैं। आगे उन्होंने डायरेक्ट किया है कि इंटेरोगेशन ऑफ फीमेल्स should be carried out only in the presence of a female police officer or women constables। तो अगर इंटेरोगेशन करना है किसी फीमेल का तो फीमेल पुलिस ऑफिसर या वुमेन कांस्टेबल की प्रेजेंस में ही आप करेंगे। इनफैक्ट इट इज़ बेटर कि वही करें। इट इज़ नॉट एडवाइजेबल कि मेल इंटेरोगेट करे। ऑल राइट, इन दिस सिचुएशन। नेक्स्ट, whenever a person is arrested by police without warrant, he must be immediately informed of his ground of arrest, and in every arrest it must be immediately be made known to the arrested person that he is entitled to apply for bail। So you need to relate this guideline to Article 22 as well, and along with Section 50 of the CRPC। ठीक है। फिर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड और लीगल एड एंड एडवाइस को भी उन्होंने एक ऑर्डर दिया था कि एक पैम्फलेट आप प्रिपेयर करें जिसमें आप अक्यूज्ड के लीगल राइट्स, अरेस्टेड पर्सन्स के जितने भी लीगल राइट्स हैं उनको पब्लिसाइज करें। सो दैट इज़ नॉट एज मच रेलिवेंट फॉर आवर पर्पसेस। सो फोर्थ पॉइंट क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो डायरेक्टेड दैट व्हेनेवर अ पर्सन इज अरेस्टेड बाय पुलिस एंड टेकन टू द पुलिस लॉकअप, police will immediately give an intimation of the fact of such arrest to the nearest legal aid committee
and such legal aid committee will take immediate steps for the purpose of providing legal assistance to the arrested person at the state uh, legal assistance to the arrested person at the state's cost, provided he is willing to accept such legal assistance. The state government will provide necessary funds to the concerned legal aid committee for carrying out this direction. तो होगा क्या कि एट द टाइम जैसे ही मान लीजिए पुलिस ने किसी पर्सन को अरेस्ट किया, तो पुलिस वाले की ड्यूटी ये है कि वो इमीडिएटली इन्फॉर्म करे नियरेस्ट लीगल एड कमेटी को, जिससे वो लॉयर अपॉइंट करके अरेस्टेड पर्सन को काउंसिल कर पाए और उसको उसके राइट्स बता पाए. देखिए 99% केसेस में अक्यूज्ड क्यों अपने राइट अक्यूज्ड या अरेस्टेड पर्सन क्यों अपने राइट नहीं एक्सरसाइज कर पाता. आप देखते हैं कि सीआरपीसी और कोर्ट की गाइडलाइंस में इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तब भी ऐसा क्यों नहीं होता. उसका रीज़न बड़ा सिंपल सा है, अक्यूज्ड को उसके राइट्स नहीं पता होते. एंड ऑफन द लॉयर्स हु आर रिप्रेजेंटिंग सच अक्यूज्ड are not aware of all this. So it is your duty that you should be aware of all this. और सुप्रीम कोर्ट ने ये मैंडेट किया है लीगल एड कमिटीज़ पे कि इफ़ अ पर्सन इज अरेस्टेड देन यू शुड इमीडिएटली प्रोवाइड हिम फ्री लीगल एड, प्रोवाइडेड दैट सच अरेस्टेड पर्सन इज विलिंग टू एक्सेप्ट सच लीगल असिस्टेंस. अगर वो एक्सेप्ट करता है तो, अगर वो मना कर दे कि मुझे नहीं चाहिए तो इट्स ओके. सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस that are here are, we would direct that as soon as the person is arrested, police must immediately obtain from him the name of any relative or friend whom he would like to be informed about his arrest, and the police should get in touch with such relative or friend or other nominated person whom such arrested person wants to inform. तो ये अगेन सब्सटैंशियली डीके बासु में भी डील किया गया. अब तो ये सीआरपीसी का पार्ट ही बन गया है. तो ध्यान रखिएगा, शीला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जो अरेस्ट गाइडलाइन का जजमेंट आया ये 1983 का है. उसके बाद भी बहुत सारे केस आए. श्याम सुंदर त्रिवेदी का केस आया और उसका आया क्या कहते हैं जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का आया, और आपको क्या कहते हैं नीलावती बेहरा का भी केस आया. तो एक्चुअली इम्पॉर्टेंट क्या है ना, इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट अरेस्ट की गाइडलाइन से रिलेटेड जो जजमेंट है वो डीके बासु है, वो लोकस क्लासिकस है. तो अगर आप शीला वर्से ना भी कोट कर पाए इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट यू नीड टू कोट डीके बासु. डीके बासु अभी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है जनरल अरेस्ट गाइडलाइंस पे. फेटर्स वाली गाइडलाइंस पे क्या है, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन. तो ये आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस जो आपकी फेटर्स और हैंडकफिंग से डील करती है, जो मैंने अभी 2 केस बताया. तीसरा जजमेंट इसी पॉइंट पे है, सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी वर्सेस स्टेट ऑफ असम, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ गाइडलाइंस दिया गया फेटर्स और हैंडकफिंग को लेके. तो फेटर्स और हैंडकफिंग पे जब बात आएगी तो यू विल मेंशन सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है. और सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी वर्सेस स्टेट ऑफ असम एंड अदर्स 1 मई 1995 को डिसाइड हुआ. और जब आपकी जनरल अरेस्ट की गाइडलाइन आएगी तो सबसे इंपॉर्टेंट केस है डीके बासु उसमें, जनरल अरेस्ट की गाइडलाइंस. फिर स्पेशल अरेस्ट की गाइडलाइंस भी मैं बताऊँगा आपको, लेकिन जनरल अरेस्ट की गाइडलाइंस पे डीके बासु इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. फिर आप शीला वर्से चाहें तो मेंशन करें या चाहे तो ना भी मेंशन करें, इट्स ओके. फिर नाउ आई कम टू एन इशू ऑफ लीगैलिटी ऑफ नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ एग्जामिनेशन एंड ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन प्रोफाइल टेस्ट फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्रूविंग इन्वेस्टिगेशन इन क्रिमिनल केसेस. तो नार्को टेस्ट के बारे में आपने बहुत सुना होगा. पॉलीग्राफ लाई डिटेक्टर टेस्ट एक होता है या ब्रेन मैपिंग टेस्ट एक होता है, इसके बारे में सुना होगा. तो इसकी लीगैलिटी क्या है, क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप में इज इट अलाउड. देखिए आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 3 क्या कहता है. आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 सेज दैट नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू गिव अ टेस्टिमनी अगेंस्ट हिमसेल्फ, सेल्फ इंक्रिमिनेटरी स्टेटमेंट्स आर प्रोहिबिटेड. उसको कहा जाता है राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन भी कहा जाता है ना. तो सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में 5 मई 2010 को ये डिसाइड हुआ था. इसमें इसका क्या कहते हैं लीगैलिटी टेस्ट की गई थी, नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ टेस्ट को लाइव डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं.
और ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन प्रोफाइल टेस्ट की लीगैलिटी डिसाइड की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए और सेक्शन 161 के सब सेक्शन 2 ऑफ द सीआरपीसी और आर्टिकल 20 क्लॉज 3 को ध्यान में रखते हुए ये हेल्ड किया कि कंपल्सरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज टेक्निक्स वायलेट्स द राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसका मतलब है दीज टेक्निक्स का usage is unconstitutional. Supreme Court has said the compulsory मतलब फोर्स पुलिस वाले ज़बरदस्ती करवाएं या कोर्ट भी अगर ज़बरदस्ती करवाए तो ये टेक्निक्स का कंपल्सरी एडमिनिस्ट्रेशन इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 3 राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन का वायलेशन है। दिस इज बिकॉज द अंडरलाइंग रैशनल ऑफ द सेट राइट is to ensure the reliability as well as voluntariness of the statements that are admitted as evidence. अब सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 161 का सबसेक्शन 2 भी देखा जिसमें कहता है कि आपको यू आर बाउंड टू टेल ट्रूथ टू द पुलिस ऑफिसर, बट जहाँ पे योर आंसर्स have tendency to expose you to a criminal charge, वहाँ पे you have a right to silence. You don't need to mention all those things. You don't need to say all those things. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि merely because इन्वेस्टिगेशन इम्प्रूव हो जाएगी या इन्वेस्टिगेशन की बड़ी हेल्प हो जाएगी इन टेक्निक्स से, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स को गो बाय कर दें कि येस वी कैन बाईपास दीज कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स ऑफ राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन. We don't live in a totalitarian state. We live in a constitutional state. हमें constitutional democracy है, and here the law will work according to the mandates of the constitution. And if it's found that it's in violation of the constitutional norms, then any such law cannot be allowed to be survived, and the judicial review will come in it to quash such law. तो सुप्रीम कोर्ट ने यही इसमें हेल्ड किया कि इनके ना ये जो टेक्निक्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, दीज आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दीज टेक्निक्स आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल. और दूसरा ये बोला कि इनका टेस्ट मान लीजिए ज़बरदस्ती करवा के जो टेस्ट का जो रिजल्ट है उसको एविडेंस में भी एडमिट नहीं किया जा सकता. द टेस्ट रिजल्ट्स कैन नॉट बी एडमिटेड इन एविडेंस इफ दे हैव बीन ऑब्टेन्ड थ्रू द यूज ऑफ कंपल्शन. ज़बरदस्ती करवाया है तो यू कैन नॉट एडमिट इन एविडेंस द टेस्ट रिजल्ट्स ऑफ दीज टेक्निक्स, because article 20 subsection subclause article 20 clause 3 protects an individual's choice between speaking and remaining silent. तो सुप्रीम कोर्ट ने पार्शियली राइट टू साइलेंस भी आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में रिकॉग्नाइज किया है सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में, irrespective of whether the subsequent testimony proves inculpatory or exculpatory. मतलब हो सकता है कि वो टेस्टिमनी जो भी दे हो सकता है कि उसके खिलाफ जाए या हो सकता है उसके फेवर में जाए, इट डजंट मैटर, लेकिन किसी भी व्यक्ति को आप कंपेल नहीं करवा सकते उसके खिलाफ बोलने के लिए, चाहे वो नार्को एनालिसिस टेस्ट के थ्रू करवाएं, लाई डिटेक्शन या ब्रेन मैपिंग टेस्ट के थ्रू करवाएं. ठीक है. अब आर्टिकल 20 क्लॉज 3 एम्स टू प्रिवेंट अ फोर्सिबल कन्वेयंस ऑफ पर्सनल नॉलेज दैट इज रेलेवेंट टू द फैक्ट एंड इश्यू. Results obtained through the use of these techniques bear a testimonial character and they cannot be categorized as material evidence. तो अगर कंपल्शन से कराया गया तो ऐसी टेक्निक्स का जो रिजल्ट है that will not be considered in evidence. सुप्रीम कोर्ट फर्दर सेज कि ऐसी टेक्निक्स को यूज करना इज ऑल्सो वायलेटिव ऑफ सब्सटैंटिव ड्यू प्रोसेस which is required for restraining personal liberty. ये सब्सटैंटिव ड्यू प्रोसेस का भी वायलेशन माना सुप्रीम कोर्ट ने अंडर आर्टिकल 21. Then Supreme Court further goes and says such violation will occur irrespective whether the techniques are forcibly administered during the course of investigation or any other purpose, since the test result could also expose the person to adverse consequence of non-penal nature.
तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये जो वायलेशन है, ये फोर्सिबल टेक्निक्स पे तो आर्टिकल 23 का वायलेशन होता ही है, 20 क्लॉज 3 का तो वायलेशन होता ही है, पर ये जो टेस्ट रिजल्ट हैं ये किसी व्यक्ति को एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस भी ला सकते हैं। वो मेडिकल नेचर के भी हो सकते हैं, वो सिविल लॉ के रेल में भी आ सकते हैं, जो कि नॉन पेनल नेचर के हैं। सो ये जो टेक्निक्स हैं इनका ना कोई स्टैट्यूटरी बेस है, ना ही इनका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेस है, सो दे आर रेंडर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सुप्रीम कोर्ट ने इनफैक्ट सेक्शन 53, 53A और 54 में भी इनका कोई वो नहीं पाया, और ये बोला कि हालांकि सेक्शन 53 एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है, पर इतना बड़ा भी उसका इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते कि आप नार्को टेस्ट भी इसमें ले आएँ और ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी इसमें ले आएँ। वी कैन नॉट अलाउ टू डू दैट, वी कैन नॉट अलाउ द इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज टू मेक सच अ कंस्ट्रक्शन। उन्होंने बोला कि जब भी इंक्लूसिव डेफिनेशन होती है, लेजिस्लेचर ने आपको इलस्ट्रेशंस दिए कि क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, तो आपका रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है स्टैट्यूट में एजस्टम जेनेरिस। एजस्टम जेनेरिस का मतलब होता है ऑफ द सेम स्पीशी, उसी तरीके की चीज़ें उसके अंदर आती हैं। ये नहीं कि बहुत एडवांस साइंटिफिक चीज़ आप ले आए या आप उसको लाइट डिटेक्टर टेस्ट में ले गए, क्योंकि वो नहीं कंटेम्पलेटेड है अंडर सेक्शन 53 ऑफ द CRPC। अब एक चीज़ तो हो गई कि इसका कंपल्सिव एडमिनिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता, और उसका कंपल्सिव एडमिनिस्ट्रेशन किया गया है तो उसके टेस्ट रिजल्ट को एविडेंस में नहीं एडमिट किया जा सकता। फर्दर ये वायलेटिव पाया गया आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का, राइट टू फेयर ट्रायल का, सब्सटेंशियल ड्यू प्रोसेस का, और राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन का वायलेटिव पाया गया। लेकिन एक सिचुएशन आती है जहाँ पे अरेस्टेड पर्सन और द एक्यूज्ड हिमसेल्फ ऑप्ट्स फॉर सच मेथड, वो खुद से कहे कि नहीं मैं अपना ये नार्को एनालिसिस टेस्ट या लाइट डिटेक्टर टेस्ट या ये सारी चीज़ें करवाना चाहता हूँ। ये इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने रूम ओपन रखा है कि यस दिस इज अलाउड टू डू, यू कैन डू दैट इफ द पर्सन himself gives the consent of voluntary administration of the impugned techniques। इन तीनों टेक्निक्स को लेके अगर अक्यूज जो है या अरेस्टेड पर्सन है अगर बोलता है कि नहीं यू कैन एडमिनिस्ट्रेट दिस टेक्निक्स ऑन मी, अगर उसे लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया है और अगर मैं इस मेथड्स को सबमिट करता हूँ, तो हो सकता है कि इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज़ को मुझ पर यकीन हो जाए या बाकी जुडिशियल अथॉरिटीज़ को भी मुझ पर यकीन हो जाए कि मैंने एक क्राइम नहीं किया है। तो इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रूम ओपन रखा है, लेकिन एक राइडर लगा दिया, उस पर एक कंडीशन लगा दी कि इवन व्हेन द सब्जेक्ट हैज़ गिवन कंसेंट, मतलब ऐसे व्यक्ति ने कंसेंट भी दे दी टू अंडरगो एनी ऑफ दीज टेस्ट, द टेस्ट रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली एविडेंस में एडमिट नहीं हो सकते। दे कैन नॉट बी एडमिटेड इनटू they cannot be admitted into evidence even when the accused has himself given the consent to undergo these tests। क्यों? रीजन सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया है कि because the subject does not exercise conscious control over the responses during administration of the test। अब नार्को एनालिसिस टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट और लाइट डिटेक्टर टेस्ट में ये इनफॉलिबल नहीं होते, ये अक्सर गलत हो जाते हैं। इसमें आपकी हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, हाउ यू आर फीलिंग, उसके लेकर टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव पॉजिटिव अप डाउन हो सकता है। तो एक तो ये रिलायबल नहीं है, दूसरा जब नार्को एनालिसिस में जैसे आपको नशे में रख दिया जाता है बहुत गहरे, और उसमें अगर आप कोई बोलते हो तो अज्यूम किया जाता है कि आप सच बोल रहे हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप सच ही बोल रहे हो। आप कभी कभी ऐसी चीज़ें भी बोल सकते हो जो हुई नहीं है, ना आपका कॉन्शियस कंट्रोल होता है उन स्टेटमेंट्स पे जो आप दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऑटोमेटिकली जो रिजल्ट टेस्ट आएगा इवन ऑफ वॉलंटरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज टेक्निक्स का, वो भी एविडेंस में एडमिट नहीं होगा। एक रूम जो छोड़ा है सुप्रीम कोर्ट ने, अगर इन टेस्ट को किसी ने वॉलंटरी सबमिट किया और वॉलंटरी सबमिशन के बाद कोई रिकवरी हो गई उनके स्टेटमेंट के बेसिस पे,
नार्को एनालिसिस टेस्ट में हुआ और उसके बेसिस पे मान लीजिए कोई रिकवरी हो गई, मान लीजिए कोई खून भरा चाकू रिकवर हो गया ऑन द बेसिस ऑफ द अक्यूज स्टेटमेंट, वो गेव हिज कंसेंट टू अंडरगो नार्को एनालिसिस टेस्ट और उसके बेसिस पे चाकू रिकवर हो गया या ब्लड स्टेन्स सारे रिकवर हो गए या कोई भी ऐसी चीज़ रिकवर हुई जो केस के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो पुलिस ने उस स्टेटमेंट के बेसिस पे रिकवर की, तो सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट के परव्यू में वो एडमिसिबल हो जाएगा। ठीक है, वैसे ये है एविडेंस का मैटर, लेकिन मैं आपको ब्रीफ में थोड़ा बता रहा हूँ कि रिकवरी स्टेटमेंट के पर्पस के लिए सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट के पर्पस के लिए दैट विल बी रेलेवेंट और वो एडमिसिबल होगा प्रोवाइडेड अक्यूज्ड विलिंगली वॉलंटरली उसने एडमिनिस्टर किया हो, उसने इन टेक्निक्स को वॉलंटरली सबमिट किया हो। अगर उसने नहीं किया है ऐसा तो फॉरगेट अबाउट इट, ये नहीं, ये सेक्शन नहीं अप्लाई करेगा, क्योंकि जब वो उसको ज़बरदस्ती करवाया गया है ये, तो ऐसे केस में दी मटेरियल, ऐसे केस में जो भी एविडेंस रिकवर हुआ उसको तो एडमिट ही नहीं किया जा सकता। ये जो एक्सेप्शन सुप्रीम कोर्ट ने क्रिएट किया है कि वॉलंटरी, ये सिर्फ वॉलंटरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज टेक्निक्स के लिए किया है, जहाँ पे अक्यूज्ड खुद ही कंसेंट देता है कि नहीं मैं करवाना चाहता हूँ अपना टेस्ट और नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग या लाइट डिटेक्टर टेस्ट, और उसके बेसिस पे जो रिजल्ट आए उनको एडमिट किया जा सकता है अगर उनसे रिकवरी हो गई, पर ये वॉलंटरी होना चाहिए। सो ऑलवेज कीप इन माइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू थिंग्स। ठीक है, फिर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की कुछ गाइडलाइंस थी पॉलीग्राफ टेस्ट को लेके, लाइट डिटेक्टर टेस्ट को लेके, और इस गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली एडहेयर करना चाहिए। सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में सुप्रीम कोर्ट ने लाइट डिटेक्टर टेस्ट की ही गाइडलाइंस जो NHRC की थी वो ब्रेन मैपिंग और नार्को एनालिसिस टेक्निक्स पे भी एक्सटेंड कर दी, और उन्होंने ये गाइडलाइंस बताएं कि ये भी अप्लाई करेंगी। Now what are those guidelines? I'll tell you. Lie detector test should be administered. No lie detector test should be administered except upon the basis of consent of the accused. Option should be given to the accused whether he wishes to avail such test. तो lie detector test बिना accused की consent के नहीं ले सकते, और accused को option दिया जाना चाहिए कि वो चाहता है lie detector test के थ्रू जाना या नहीं चाहता है। Second है कि अगर accused prefer करता है लाई डिटेक्टर टेस्ट के थ्रू जाना, तो ही शुड बी गिवन एक्सेस टू अ लॉयर, और उसकी फिजिकल इमोशनल और मेंटल वेलबींग भी एग्जामिन करनी चाहिए, और लॉयर की ड्यूटी बनती है कि उसको लीगल इम्प्लीकेशन बताए कि इस टेस्ट का लीगल इम्प्लीकेशन उस पर क्या पड़ेगा। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस कि वॉलंटरी और नॉन वॉलंटरी का इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या आता है, कंसेंट जो है लाई डिटेक्टर टेस्ट के थ्रू जाने की, ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ये कंसेंट रिकॉर्ड करेगा। ड्यूरिंग हियरिंग बिफोर द मैजिस्ट्रेट द पर्सन alleged to have who has agreed to undergo such test should be duly represented by lawyer। जब एट द टाइम उसकी कंसेंट रिकॉर्ड हो रही है तो उसका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन लॉयर के थ्रू होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट क्या है, एट द हियरिंग पर्सन इन क्वेश्चन should also be told in clear terms that the statement made shall not be a confessional statement to the magistrate but will have a status of a statement made to police। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि अगर जब हियरिंग होती है तो ऐसे टाइम पे मैजिस्ट्रेट बताएगा कि आप इस टेस्ट में जो नार्को एनालिसिस, लाई डिटेक्टर और ब्रेन मैपिंग टेस्ट है, इसमें आप जो भी बात बोलेंगे वो मैजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशनल नेचर नहीं माना जाएगा, वो स्टेटमेंट गिवन टू पुलिस माना जाएगा। एंड यू शुड नो कि स्टेटमेंट गिवन टू पुलिस की वैल्यू क्या होती है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट अंडर 161 रेड विद सेक्शन 162 ऑफ द CRPC। ठीक है, सिक्स पॉइंट क्या है कि द मैजिस्ट्रेट शैल कंसिडर ऑल फैक्टर्स रिलेटिंग टू द डिटेंशन इंक्लूडिंग द लेंथ ऑफ डिटेंशन एंड द नेचर ऑफ इंटेरोगेशन। तो मैजिस्ट्रेट को ये फैक्टर्स कंसिडर करने की कितनी देर की डिटेंशन थी, कितनी देर का इंटेरोगेशन था, और उसके बेसिस पे ही वो ऑर्डर करेगा, अलाउ करेगा कि येस यू कैन अंडरगो थ्रू दीज टेस्ट। The actual recording of the lie detector test shall be done by the independent agencies such as hospital and conducted in the presence of lawyer।
तो जो रिकॉर्डिंग एजेंसी होगी जो लाई डिटेक्टर टेस्ट को रिकॉर्ड करेगी वो पुलिस नहीं होगी, वो हॉस्पिटल हो सकता है, वो कोई और इंडिपेंडेंट एजेंसी हो सकती है, और ये जो रिकॉर्डिंग होगी वो अक्यूज्ड के लॉयर की प्रेजेंस में होगी। लास्ट पॉइंट इसका क्या है, अ फुल मेडिकल एंड फैक्चुअल नरेशन ऑफ द मैनर ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड मस्ट बी टेकन ऑन रिकॉर्ड। तो मेडिकल फैक्चुअल नरेशन और जितनी भी इंफॉर्मेशन उसने दी हैं इट शुड बी टेकन ऑन रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड का पार्ट बनाएगा और फिर वो एक फाइल सबमिट की जाएगी। नाउ कीप इन माइंड द डिस्टेंस, कीप इन माइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू थिंग्स। वॉलंटरी एडमिशन में तो आप उसे इनवॉलंटरी एडमिशन में तो अगर कंपेल किया है अक्यूज्ड को इन टेस्ट के थ्रू जाने पे तो हो ही नहीं सकता, पुलिस ने ज़बरदस्ती करवा दिया तो यू कैन नॉट एडमिट कोई भी एविडेंस जो उससे निकल के आता है वो कोर्ट में एडमिसिबल ही नहीं होगा। लेकिन अगर वॉलंटरी एडमिट करता है, अगर अक्यूज्ड वॉलंटरी अलाउज हिमसेल्फ टू सबमिट टू दीज टेस्ट, तो ऐसी सिचुएशन में जनरली कोई चीज़ एडमिसिबल नहीं हो जाएगी जब तक उसके बेसिस पे कोई रिकवरी नहीं होगा। और वॉलंटरी अलाउंस को लेके गाइडलाइंस क्या है, हाउ विल द मैजिस्ट्रेट अलाउ एन अक्यूज्ड पर्सन टू गो थ्रू दीज टेक्निक्स, तो वो गाइडलाइंस मैंने अभी आपको बताई हैं। ये गाइडलाइंस NHRC की गाइडलाइंस थी लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए। ये गाइडलाइंस को सुप्रीम कोर्ट ने नार्को एनालिसिस टेक्निक और ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन प्रोफाइल टेस्ट पे भी एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कंपल्सिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज टेक्निक्स इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 3 राइट अगेंस्ट सेल्फ डिटर्मिनेशन, सब्सटेंटिव ड्यू प्रोसेस, आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी एसेट्रा। ठीक है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट इशू, इंटर स्टेट गाइडलाइंस क्या है अरेस्ट की। अब मान लीजिए अरेस्ट हो रही है दो स्टेट्स के बीच में, यूपी पुलिस है, उसको किसी ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करना है जो दिल्ली में है। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, कुछ तो नॉर्म्स हैं जो फॉलो करने होंगे। तो इस पे संदीप कुमार वर्सेस स्टेट एनसीटी दिल्ली का केस है, इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत इफेक्टिव गाइडलाइंस दी हैं। एंड दीज गाइडलाइंस आर द लॉ ऑफ द लैंड, सो यू नीड टू नो दीज गाइडलाइंस। तो what does these interstate arrest guidelines say? जब अरेस्ट ऐसी हो कि एक स्टेट की पुलिस को दूसरे स्टेट में जाके अरेस्ट एफेक्ट करनी है तो कैसे करेगा। तो दिल्ली हाईकोर्ट इज हेल्ड कि जब पुलिस ऑफिसर को ऐसा केस असाइन होता है तो पहले तो उसे प्रायर परमिशन लेनी होगी अपने सुपीरियर की इन राइटिंग, या अगर अर्जेंट है तो फ़ोन पे ले ले कि मैं ऐसी इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करने जा रहा हूँ एंड आई एम अबाउट टू अरेस्ट सम पर्सन हु रिसाइड्स आउटसाइड द स्टेट वेयर आई एम द पुलिस ऑफिसर। मैं मान लीजिए यूपी पुलिस का हूँ, मुझे अरेस्ट करना है तो मुझे प्रायर परमिशन लेनी होगी अपने सुपीरियर की रिटन में, और अगर अर्जेंट है तो मैं फ़ोन पे ले लूँ। और अगर मैंने डिसाइड किया कि मुझे अरेस्ट करना है तो पहले तो मुझे फैक्ट और रीजंस रिकॉर्ड करने होंगे राइटिंग में कि क्यों अरेस्ट ज़रूरी है फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ऑलराइट, एट फर्स्ट इंस्टेंस सबसे पहले तो मुझे ये करना चाहिए कि मुझे उस एरिया मैजिस्ट्रेट में जहाँ पे मैं अरेस्ट करने वाला हूँ, ज्यूरिसडिक्शनल मैजिस्ट्रेट की, उसकी उससे अरेस्ट या सर्च वारंट ले लो अंडर सेक्शन 78 और 79 CRPC, एक्सेप्ट इन एमरजेंसी केसेस जहाँ पे इस प्रोसीजर को कंप्लाई करने में हो सकता है अक्यूज्ड भाग जाए या इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। उस केस में मैं खुद ही जाके अरेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे ज्यूरिसडिक्शनल मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना होगा उस पर्सन को जिसको मैंने अरेस्ट किया है, और रीजंस मुझे रिकॉर्ड करने होंगे कि क्यों अरेस्ट ज़रूरी है, और ये भी रिकॉर्ड करना होगा कि क्या रीजंस थे कि मैंने बिना अरेस्ट या सर्च वारंट के ऑफ द ज्यूरिसडिक्शनल मैजिस्ट्रेट कि क्यों मैंने ऐसी अरेस्ट एफेक्ट की। ऑलराइट, फिर थर्ड पॉइंट क्या है, जब मैं जैसे मान लीजिए यूपी पुलिस का ऑफिसर हूँ तो मुझे स्टेट से बाहर निकलने से पहले एक डिपार्चर एंट्री करनी होगी डेली डायरी में पुलिस स्टेशन की अपनी, जो
डेली डायरी होती है जहाँ पे मैं रिकॉर्ड करता हूँ आज क्या हुआ, तो मैं उसमें एक डिपार्चर एंट्री करूँगा कि आज मैं क्या कहते हैं अक्यूज्ड ए को अरेस्ट करने के लिए जो दिल्ली में रिसाइड करता है, वो उसके लिए मैं निकल रहा हूँ लखनऊ से दिल्ली। सो उसमें उस डेली डायरी में क्या क्या रिकॉर्ड होगा, मेरा नाम रिकॉर्ड होगा, जितने पुलिस वाले मेरे साथ जा रहे हैं उनका नाम रिकॉर्ड होगा, किन किन लोगों को लेके जा रहा हूँ मैं अपने साथ उनका नाम रिकॉर्ड होगा, वो गाड़ी जिससे मैं जा रहा हूँ वो रिकॉर्ड उसकी डिटेल्स रिकॉर्ड होंगी, गाड़ी का नंबर क्या है वो भी रिकॉर्ड होगा, पर्पस ऑफ विजिट क्या है वो भी रिकॉर्ड होगा, किन किन जगह पे जाना है या जाऊंगा वो भी रिकॉर्ड होगा, और टाइम एंड डेट ऑफ डिपार्चर ये भी रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो बहुत डिटेल रिकॉर्डिंग है। अगर अरेस्टेड जिसको मैं अरेस्ट करने जा रहा हूँ वो फीमेल है, तो लेडी पुलिस ऑफिसर को भी मेरी टीम में शामिल होना ज़रूरी है, और पुलिस ऑफिसर्स को अपने साथ आइडेंटिटी कार्ड्स भी ले जाना ज़रूरी है। ऑलराइट, सो ऑल पुलिस ऑफिसर इन द टीम यूनिफॉर्म में होंगे, एक्यूरेट, विजिबल और क्लियर आइडेंटिफिकेशन, उनकी नेम टैग और डेजिग्नेशन उनकी दिखना चाहिए उनके आइडेंटिटी कार्ड से। ये 41B में भी ड्यूटी है पुलिस ऑफिसर्स की, इंटर स्टेट अरेस्ट की गाइडलाइन भी बना दी गई है। दूसरे स्टेट को विजिट करने से पहले पुलिस ऑफिसर को पहले ये कोशिश करनी चाहिए कि वो उस एरिया के लोकल एसएचओ को, अब मान लीजिए मुझे रोहिणी में अरेस्ट करवानी है, तो रोहिणी थाने के एसएचओ को, मैं मान लीजिए लखनऊ में रहता हूँ, और लखनऊ से हमने रोहिणी थाने के पुलिस ऑफिसर को बोला कि आपके जुरिस्डिक्शन में मुझे कुछ मैटर्स इन्वेस्टिगेट करनी है, और उसके बेसिस पे मैं एफआईआर और जितनी भी रिपोर्ट्स है कंप्लेंट की या दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं मैं वो ट्रांसलेट करवाऊंगा अगर ट्रांसलेशन की ज़रूरत है, और रोहिणी के एसएचओ को भिजवाऊंगा। और उसके पहुंचने के बाद मैं ये कहूँगा कि अगर आप कोशिश करिए कि ये जो अक्यूज़्ड है ये एविडेंस आप गैदर कर लीजिए या आप इस अक्यूज़ को अरेस्ट कर लीजिए। ये पहला मेरा अटेम्प्ट रहेगा। अब अगर मान लीजिए मैं खुद ही जा रहा हूँ, तो जब मैं डेस्टिनेशन पहुँचता हूँ उस जगह पे जहाँ पे मुझे अक्यूज पर्सन को अरेस्ट करना है, तो सबसे पहले मुझे एसएचओ को बताना होगा उस एरिया के। अब जैसे मान लीजिए मैं लखनऊ से आया रोहिणी दिल्ली में, तो रोहिणी के थाने के एसएचओ को मुझे बताना होगा कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, किसको अरेस्ट करने आया हूँ, और मुझे एसएचओ की, रोहिणी थाने के एसएचओ की असिस्टेंस और कोऑपरेशन की ज़रूरत है। और ये एंट्री भी पुलिस स्टेशन में की जाएगी। एंट्री टू दिस इफेक्ट मस्ट बी मेड इन द सेट पुलिस स्टेशन। मतलब रोहिणी थाने के एसएचओ का, जो रोहिणी थाने का एसएचओ होगा वो भी अपनी डायरी में एंट्री करेगा, या जो डेली डायरी होती है ना पुलिस ऑफिसर्स की, उसमें वो एंट्री करेगा कि लखनऊ से जो पुलिस ऑफिसर आए हैं उन्होंने ऐसी ऐसी रिक्वेस्ट डिमांड की हैं एंड आई एम अबाउट टू कोऑपरेट विद हिम, या मैं उनकी असिस्टेंस करने जा रहा हूँ, तो ही विल रिकॉर्ड ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। फिर जब हम लोग स्पॉट ऑफ इन्वेस्टिगेशन में साथ में जाएंगे, जो सर्च करेंगे, इट शुड बी स्ट्रिक्टली इन कंप्लायंस विद द प्रोसीजर लेड डाउन अंडर सेक्शन 100 ऑफ द सीआरपीसी। तो सेक्शन 100 ऑफ द सीआरपीसी के हिसाब से 2 रिस्पेक्टेबल इनहैबिटेंट्स को भी ले जाना होता है जो पंच विटनेस होते हैं, और उसके बाद जो सीजर मेमो तैयार करना होता है और सर्च करनी होती है। अगर किसी व्यक्ति की कर रहे हैं तो स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू, वुमेन की कर रहे हैं तो इट विल बी विद स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी, अलॉन्ग विद अदर हाईलाइट मैटर्स होते हैं उसमें। फिर सारा एंडेवर होगा पुलिस ऑफिसर्स का कि इंडिपेंडेंट पब्लिक विटनेस हो जो नेबरिंग एरियाज़ के ही हों, जो ये सर्च विटनेस करें। इन केस ऑफ अरेस्ट पुलिस ऑफिसर को जो प्रोसीजर मैंडेटेड है 41B सेक्शन 50 DK बासु की गाइडलाइंस में, 51 CRPC एसेट्रा, इसको लेटर और स्पिरिट में कंप्लायंस करना ज़रूरी है। अरेस्टेड पर्सन जिसको मान लीजिए मैंने दूसरे स्टेट में जाके अरेस्ट किया, उसको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए टू कंसल्ट हिज लॉयर बिफोर ही इज टेकन आउट ऑफ द स्टेट। अब मान लीजिए मैं रोहिणी थाने में किसी को अरेस्ट करने आया हूँ और मैं उसको उठा के कहाँ ले जाऊँगा, लखनऊ, तो उससे पहले मुझे उसको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो अपने एक लॉयर से कंसल्ट कर ले। While returning, police officer must visit the local police station and cause an entry to be made in daily diary specifying the name
and address of the person being taken out of the state, articles if any recovered, and victim's name should also be indicated. तो जब ऐसे व्यक्ति को ले जा रहा है तो एसएचओ जिसके एरिया में मैंने अरेस्ट की उसकी क्या जिम्मेदारी है? उसको वापस जाना है पुलिस स्टेशन, डेली डायरी में सारी चीज़ रिकॉर्ड करनी है, नाम पता, किसको अरेस्ट किया जा रहा है, किसको स्टेट के बाहर ले जाया जा रहा है, और कोई भी आर्टिकल्स जो रिकवर हुए स्पॉट से वो सारी एंट्री उसको डेली डायरी में रिकॉर्ड करनी होंगी। ध्यान रखिए ये एट द टाइम फिर आगे मैजिस्ट्रेट और कोर्ट को प्रोड्यूस करना होता है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इससे कंप्लायंस हो। फिर सारा एंडेवर शुड बी मेड टू ऑब्टेन ट्रांजिट रिमांड। ट्रांजिट रिमांड क्या होती है कि कोर्ट क्या करता है, रिमांड पे दे देता है व्यक्ति को टिल द टाइम, उतने टाइम के लिए रिमांड पे देता है कि आप एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट पे ले जा सको। तो मैं ट्रांजिट रिमांड कितने टाइम के लिए ऑब्टेन करूंगा? आई विल ऑब्टेन ट्रांजिट रिमांड फॉर अ टाइम, कि उतने टाइम के लिए करूंगा। मान ली 2 दिन की मुझे ट्रांजिट रिमांड मिली, तो जो दिल्ली का कोर्ट होगा वो मुझे कहेगा मैं आपको 2 दिन के लिए ट्रांजिट रिमांड दे रहा हूँ, इतने टाइम में आपको उसको लखनऊ की कोर्ट में ले जाना है और लखनऊ की कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना है, वरना 2 दिन के अंदर आपकी ट्रांजिट रिमांड एक्सपायर कर जाएगी और रिमांड फिर इलीगल हो जाएगी। सो आई हैव टू प्रोड्यूस सच अरेस्टेड पर्सन बिफोर द दिल्ली कोर्ट मोस्ट प्रोबेबली, अगर प्रैक्टिकेबल है। और फिर ट्रांजिट रिमांड ऑब्टेन करने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा? लखनऊ की कोर्ट, जहाँ पे मैं फर्दर ऑर्डर्स उनकी कोर्ट के ऑब्टेन करूँगा अंडर 167 ऑफ द सीआरपीसी। सो ट्रांजिट रिमांड के लिए मैंडेटेड किया है दिल्ली हाई कोर्ट ने, और बोला है कि नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट को जनरली रूल क्या है कि आप नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास ले जाएं, और अनलेस सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पे आप उसके पास ले ही नहीं जा सकते, आपको इमरजेंसी में उसको वापस उसी कोर्ट में ले जाना है, तो मेक श्योर कि जो ट्रांजिट का पीरियड है उसमें 24 घंटे एक्सपायर नहीं होने चाहिए। अगर मान लीजिए मैं मैजिस्ट्रेट के पास नहीं ले गया, दिल्ली कोर्ट के सामने नहीं ले गया, तो ऐसे केस में व्हाट डू आई हैव टू डू? आई हैव टू मेक श्योर कि अरेस्टेड तो मैं विदिन 24 आवर्स ही उसको पहुंचा दूं कोर्ट में, अदरवाइज माई अरेस्ट विल बी इलीगल। ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है अंडर आर्टिकल 22, वॉयलेशन हो ही नहीं सकता इसका। कोई भी पुलिस की कस्टडी में 24 आवर्स से ज़्यादा नहीं रह सकता। ऑलराइट, सो द मैजिस्ट्रेट बिफोर whom the arrestee is produced, arrestee का मतलब अरेस्टेड पर्सन, उसको अपना माइंड अप्लाई करना है फैक्ट ऑफ द केस पे, और उसको डिसाइड करना है कि वो ट्रांजिट रिमांड दे या ना दे। और अगर वो देगा तो मैकेनिकली नहीं देगा, उसको केस डायरी की एंट्री, उसको जनरल डायरी की एंट्री, फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस, रिकवरी मटेरियल, ये सारी चीज़ें देखने के बाद ऐसा ऑर्डर देना है। द एक्ट ऑफ डायरेक्टिंग रिमांड ऑफ एन अक्यूज्ड इज फंडामेंटली अ जुडिशियल डिसीजन, और जुडिशियल डिसीजन हमेशा ऑब्जेक्टिव और फैक्चुअल बेसिस पे ही एस्टैब्लिश होता है, कभी सब्जेक्टिव बेसिस पे नहीं होता। मैजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी में, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कभी भी एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी में एक्ट नहीं करता while ordering the detention of the accused. He must ensure that the requirements of Section 41 of the CRPC are satisfied. The police officer must send the case diary along with the remand report, so that the magistrate can appreciate the factual scenario and apply his mind whether there is a warrant for the police remand or justification for judicial remand, or there is no need for any remand at all. The magistrate should briefly set out his reasons for such decision. छोटे में अपने reasons बता दे, और उसको देखना चाहिए रिमांड के लिए कोई रीज़न है, जुडिशियल रिमांड देने के लिए कोई रीज़न है, या रिमांड देने के लिए कोई रीज़न ही नहीं है, दैट ही शुड डिसाइड। आगे मैंडेटरी प्रोविजन क्या है? मैंडेटरी प्रोसीजर रिक्वायरमेंट है कि ट्रांजिट रिमांड एप्लीकेशन जो है वो 24 घंटे के अंदर ही प्रेजेंट हो जानी चाहिए मैजिस्ट्रेट के पास, जिससे पर्सन अरेस्टेड को भी इंफॉर्मेशन मिल सके कि वो किन ग्राउंड्स पर अरेस्ट है। तो मैजिस्ट्रेट हैज़ टू इंश्योर दैट द पर्सन अरेस्टेड इज नॉट डिनाइड ऑफ हिज राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस। द मैजिस्ट्रेट शुड आस्क द पर्सन अरेस्टेड brought before him whether in fact he has been informed of his ground of for whether he has been informed of the grounds of arrest,
as laid down under section 58. मैजिस्ट्रेट पूछेगा कि आपको इन्फॉर्म किया गया है या नहीं, अगर नहीं किया गया है तो he'll inform it, और you should know by referring to the DK Basu guidelines कि violation of those guidelines and violation of section 50A will not only entitle a departmental action but also contempt of court proceedings. Okay. मैजिस्ट्रेट को ये भी इन्फॉर्म करना होगा कि दैट अरेस्टेड पर्सन हैज़ द राइट टू बी डिफेंडेड बाय द लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस, और अगर वो इंडिजेंट है, गरीब है, तो मैजिस्ट्रेट कैन ऑलवेज आस्क फॉर अ लीगल एड कमिटी टू गेट हिम अ लॉयर, कि आप उसके लिए आप वकील दिलवा दें लीगल एड कमिटी से. सो मैजिस्ट्रेट हैज़ टू मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें, ये सारी जो प्रोसीजर के मैंडेटरी रूल्स हैं फॉलो हों. और जितनी भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है अरेस्ट को लेके, ये भी देखेगा मैजिस्ट्रेट कि वो सारी मेटिकुलसली फॉलो हुई हैं या नहीं, और स्टैट्यूटरी प्रोविजन जो 41A से 41D पे हैं, उन जो अननेसेसरी अरेस्ट और मिसयूज ऑफ पावर्स को स्टॉप करने के लिए हैं, कि वो भी कंप्लाई हुए हैं या नहीं. अगर नहीं हुए हैं तो यू नो द मैजिस्ट्रेट विल प्रोसीड एज अंडर लॉ. अरेस्ट को लेके इतनी गाइडलाइंस ही क्यों है? क्योंकि यू आर डिनाइंग अ पर्सन ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी. उसकी लिबर्टी को आप डिनाई कर रहे हो, आर्टिकल 21 का वायलेशन कर रहे हो, और बिना किसी ग्राउंड पे. हालांकि कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं होता, इट ऑलवेज हैव सम राइडर्स, लेकिन मेयरली ऑन अ क्रिमिनल चार्ज किसी की पर्सनल लिबर्टी वायलेट करने को बड़ा स्ट्रिक्टली कंस्ट्रू किया जाना चाहिए. वरना फंडामेंटल राइट होने का फ़ायदा ही क्या, व्हेन बिना कोई क्राइम प्रूव हुए भी मेरी लिबर्टी अफेक्ट हो जाए तो, राइट. दैट इज़ वाई इतनी गाइडलाइंस अरेस्ट को लेके हैं, सो दैट द कोर्ट्स हैव बैलेंस्ड बोथ द इंटरेस्ट ऑफ द अक्यूज्ड, the interest, the fundamental right of the accused with the rights of the society to have the criminal machinery being effective, and the fundamental rights of the accused being balanced with the rights of the society. तो society जो है उसका भी इंटरेस्ट है, स्टेट का भी इंटरेस्ट है कि किसी ने अगर क्राइम किया है तो उसे पकड़ा जाना चाहिए, उसे पनिश होना चाहिए. पर एट द सेम टाइम क्राइम तो प्रूव होगा ट्रायल के बाद ना, जब जजमेंट आएगा कि उसने किया या नहीं किया. और बिना जजमेंट से पहले ही किसी को ऐसे ट्रीट करना कि वो क्रिमिनल है, इट इज़ ऑल्सो नॉट अप टू द नॉर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स का वायलेशन होगा, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंडर्ड्स डिमांड्स वे बेटर देन दिस. इसीलिए अरेस्ट को लेके बहुत सारी गाइडलाइंस है. ये सारी चीज़ तो कॉन्स्टिट्यूशन पे एलैबोरेट करेंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल इशू हर जगह आता है, चाहे आप एविडेंस पे आइए, चाहे आईपीसी पे आइए, चाहे सीपीसी पे आइए, चाहे आप सीआरपीसी पे आइए. सो कॉन्स्टिट्यूशन विल टच इनफैक्ट एवरी लॉ. अब एक और इसी केस में अरेस्ट की गाइडलाइन और है. क्या है कि कंट्रोल रूम्स जो एस्टैब्लिश हुए हैं उसमें नेम, पर्सन का नाम होगा, किन ग्राउंड्स पे अरेस्ट हुआ, और डिटेल्स ऑफ द पर्सन अरेस्टेड ये सारी होंगी. ठीक है. और अकॉर्डिंग टू 41C ये भी इंटरस्टेट अरेस्ट की गाइडलाइंस पे ही है. इंटरस्टेट अरेस्ट की गाइडलाइंस में आगे कंटिन्यू करता हूँ. और क्या है, पुलिस ऑफिसर को सारी प्रोसीडिंग्स रिकॉर्ड करनी होंगी जो उसने स्पॉट पे की हैं, स्पॉट पे इन्वेस्टिगेशन किया है, वो सारी चीज़ें. अरेस्ट मेमो में, जो अरेस्ट का मेमोरेंडम होगा, उसमें टाइम होगा, डेट ऑफ अरेस्ट होगा, और ये भी बताएगा कि किस व्यक्ति की नॉमिनेटेड पर्सन कौन है जिसको अरेस्टी ने नॉमिनेट किया है, कि आई वॉन्ट पुलिस ऑफिसर टू इन्फॉर्म सच पर्सन एज टू माई अरेस्ट. कि मतलब अगर अरेस्टेड पर्सन है तो उसने किसी पर्सन को नॉमिनेट किया है कि आप इसको इन्फॉर्म कर दीजिए, तो उसका भी नाम और इन्फॉर्मेशन रखेगा पुलिस ऑफिसर. ठीक है. ये सारी चीज़ें अरेस्ट मेमो में दिखनी चाहिए. सिंस अरेस्टी इज टू बी टेकन आउट ऑफ हिज स्टेट टू अ फार अवे प्लेस जहाँ पे उसका अक्वेंटेंस मतलब जानने वाला नहीं होगा, देन ही मे बी परमिटेड टू टेक अलॉन्ग विद हिम इफ़ पॉसिबल अ फैमिली मेम्बर या कोई अक्वेंटेंस जो उसके साथ तब तक रहे जब तक उसको ज्यूरिसडिक्शनल मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस ना किया जाए, तब तक वो उसके साथ रहे, जिससे वो फैमिली मेम्बर एक कम से कम लीगल असिस्टेंस या लॉयर की असिस्टेंस तो प्रोवाइड करवा सके. इसीलिए है. फिर नेक्स्ट क्या है गाइडलाइन पे, कि अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द ज्यूरिसडिक्शनल मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स. इसमें बस क्या जर्नी टाइम ही एक्सक्लूड किया जाएगा.
और अगर देखा जाएगा कि 24 आवर्स में आफ्टर एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम्स 24 आवर्स एक्सपायर कर गए, तो यू नो द पुलिस ऑफिसर कैन बी प्रोसीडेड एज पर अंडर लॉ. So the 24 hours period that is prescribed under Article 22 read with Section 57 of the CRPC, it is the outermost limit beyond which a person cannot be detained in police custody except on the special order of the judicial magistrate under 167 of the CRPC. It does not empower a police officer to keep a person in police station a minute longer than is necessary for the purpose of investigation, and it does not give him an absolute right to keep a person till 24 hours. देखिए 24 आवर्स तो अपर लिमिट लगाए रखी है, मैंने कल भी बताया था कल के लेक्चर में कि 24 आवर्स तो एब्सोल्यूट लिमिट है. बात क्या है कि इन्वेस्टिगेशन में आप रीजनेबल टाइम तक रखें, और रीजनेबल टाइम फैक्टर सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केसेस पे ही पता लगता है. तो इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस ऑफिसर ने किसी इन्वेस्टिगेशन में अगर अरेस्ट कर लिया, इन्वेस्टिगेशन मान लीजिए आपकी 3 घंटे में ख़त्म हो गई, तो आप 24 घंटे के लिए ज़बरदस्ती रखें. नहीं, रीजनेबल टाइम ही तक के लिए रखना है. 24 आवर्स तो एब्सोल्यूट लिमिट, राइट. सो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. ऑन अराइवल एट द पुलिस स्टेशन द पुलिस ऑफिसर मस्ट मेक एन अराइवल एंट्री. याद है पहले पुलिस ऑफिसर ने लखनऊ से डिपार्चर एंट्री की थी. अब क्या करेगा, जब लेके आया है तो अराइवल एंट्री करेगा कि मैं वापस आ गया हूँ. फिर उसमें लिखेगा कि मैंने क्या इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट की, कौन से पर्सन को अरेस्ट किया, कहाँ अरेस्ट किया, क्या आर्टिकल रिकवर किए, और ये इंफॉर्मेशन वो अपने सीनियर पुलिस ऑफिसर्स और जितने भी सुपीरियर्स हैं उनको देगा. पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट जो अफेक्ट करनी है वो सेक्शन 41 सबसेक्शन 1B के अकॉर्डिंग करेगा, जहाँ पे वो ग्राउंड्स बन रहे हैं. अगर 7 साल से कम का ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो रीजनेबल सस्पेशन और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे करेगा. रीजनेबल सस्पेशन इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन फैक्ट्स, एंड इट इज़ अ मटेरियल थिंग. ये दिखाया जाएगा मैजिस्ट्रेट के सामने, और बर्डन ऑफ प्रूफ शैल बी ऑन पुलिस ऑफिसर टू प्रोड्यूस दिस मटेरियल बिफोर द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. ठीक है. सो ही मस्ट सेटिस्फाई हिमसेल्फ अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द मटेरियल एज टू अफेक्ट अरेस्ट. देयर मस्ट बी अ डेफिनेट फैक्ट्स और अवर्मेंट्स एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द वेग सरमाइजेस और पर्सनल फीलिंग्स. पर्सनल फीलिंग्स के बेसिस पे नहीं होगा, फैक्चुअल पॉइंट्स पे होगा. ये मटेरियल्स जो हों वो सफिशिएंट हों और वो ऐसे हों जिस पे एक बोनाफाइड बिलीफ आप क्लेम कर सके. क्या मतलब, अगर एक प्रूडेंट मैन भी अगर उसको देखे विद ड्यू केयर एंड अटेंशन, तो वो इस कंक्लूजन पे आ सके कि येस मटेरियल इज सफिशिएंट टू कॉज अरेस्ट. ऐसे में पुलिस वाला इस ग्राउंड पे शेल्टर नहीं दे सकता कि वो उसने किसी और पर्सन के बिलीफ या जजमेंट पे अरेस्ट इफेक्ट किए. उसको खुद के इंडिपेंडेंट क्रेडिबल इंफॉर्मेशन और रीजनेबल सस्पेशन विच आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स, उसी बेसिस पे ये करना है, क्योंकि उसकी पर्सनल लायबिलिटी बना दी जाएगी. और जहाँ ये पाया गया कि उसने अब सरमाइसेस पे किए और ये फैक्चुअल बेसिस पे अरेस्ट नहीं किया है, तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में अंडर सेक्शन 342 ऑफ द आईपीसी में से पनिश किया जा सकता है, एंड डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो 220 ऑफ द आईपीसी में भी किया जा सकता है. ठीक है, ये फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस से निकल के आता है कि वो ऑफेंस बन रहा है या नहीं, पर जनरली ये तो स्क्वायरली बन जाते हैं. नो अरेस्ट कैन बी मेड बिकॉज इट इज़ लॉफुल फॉर द पुलिस ऑफिसर टू डू सो. तभी 41 में लिखा है मे. मेरली बिकॉज यू कैन डू इट डजंट मीन यू शुड डू इट. ऑलराइट, merely because it's lawful to do a particular thing doesn't mean that you should do it. There has to be facts which give you the reason to exercise that power. ऐसे facts होने चाहिए which gives you or provides you with the reason to exercise such power of arrest. अब medical examination जो है तो arrest के बाद तुरंत करवाना चाहिए to avoid the possibility of physical torture during custody. ठीक है. तो अब मान लीजिए कभी कभी होता है, आपको इसमें एक थोड़ा क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ. कभी कभी पुलिस वाले किसी भीड़ से बचा के ला रहे हैं अक्यूज्ड को, तो इंजरी के मार्क्स होते हैं अक्यूज्ड पे पहले से.
तो जब ऐसे में जब पुलिस वाले एग्जामिनेशन करवाते हैं अंडर सेक्शन 54, जल्दी से कराते हैं, तो डॉक्टर बताता है ये जो टाइम ऑफ अरेस्ट पे जब अरेस्ट किया गया व्यक्ति, तो उससे पहले से उसके ऊपर ये मार्क्स थे, ये आ जाता है रिपोर्ट्स में, मेडिकल रिपोर्ट्स में। तो होता क्या है, इससे ये साबित हो जाता है, और साथ में फैक्ट ये भी है कि मॉब से बचा के लाएं। तो ऐसे में जो पुलिस ऑफिसर्स पे टॉर्चर का एलिगेशन अगर कोई लगाता है तो सक्सीड नहीं करेगा, लेकिन एट द टाइम ऑफ अरेस्ट पे उस पर कोई इंजरी मार्क्स नहीं थे, और जब उन्होंने मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया तो उसके इंजरी मार्क्स हैं। अब मेडिकल रिपोर्ट में तो ये आ जाएगा कि इंजरी मार्क्स कब हुए, कब किए गए, और किन चीज़ों से हुए ये भी आ जाता है, हाथ से हुए या किसी लाठी से हुए, आयरन से हुए, तो ब्लंट मेटल, ये सारा रिपोर्ट्स में आ जाता है कि वेदर इट हैज़ बीन कॉज्ड बाय अ ब्लंट ऑब्जेक्ट, शार्प ऑब्जेक्ट एसेट्रा, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, और किस टाइम पे अप्रॉक्सीमेट टाइम भी आ जाता है मेडिकल रिपोर्ट में। तो इससे टॉर्चर का एक इन्फेरेंस बन सकता है मैजिस्ट्रेट के पर्पस के लिए, और 330 और 331 की प्रोसीडिंग इनिशिएट हो सकती हैं इस बात पे। ऑलराइट, तो इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वेट रखता है कि जितनी जल्दी करा सकें उतना फ़ायदा, जिससे ये अक्यूज्ड के लिए भी बेटर है और ये पुलिस वालों के लिए भी बेटर है कि मेडिकल एग्जामिनेशन shall be conducted forthwith after the arrest is made and according to the legislative mandate. अब पॉइंट 20 पे आते हैं कि आयो मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, he must maintain a complete and comprehensive case diary indicating the investigation carried out by him. एक comprehensive और detailed case diary होनी चाहिए, क्योंकि केस डायरी कोर्ट में प्रेजेंट की जाएगी, तो उसी के बेसिस पे काफ़ी चीज़ें देखता है जज और काफ़ी कंक्लूजन पे आता है। तो ये अच्छा रहेगा कि इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर एक कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव केस डायरी बनाए। तो लॉग बुक ऑफ द व्हीकल जो है, एक लॉग बुक भी बनाई जाएगी कि जिस गाड़ी से वो गए, जिसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया, अरेस्ट को वापस लाने के लिए यूज़ किया, व्हीकल नंबर, गाड़ी कौन सी थी, क्या वो ऑफिशियल थी या प्राइवेट थी, ये सारी भी आप बताएंगे। तो एक तो हम लोग जाते वक्त बता रहे थे जब डिपार्चर कर रहे थे दूसरे स्टेट में, अब दूसरी इन्फॉर्मेशन हम उस व्हीकल की रखेंगे जो हमने आते वक्त यूज़ की है, जो उस स्टेट से आते वक्त यूज़ की है। ठीक है, सो आपके दोनों साइड से आने जाने की व्हीकल की इन्फॉर्मेशन होंगी अलॉन्ग विद नंबर्स एंड बाकी चीज़ें। फिर एट द टाइम ऑफ रिकवरी अगर जो कंप्लेनेंट है जिसने एफआईआर लॉन्च की है, विक्टिम है जो या प्रोसिक्यूट्रिक्स है, वो उसका स्टेटमेंट जितना जल्दी हो सके जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवाना चाहिए अंडर 164। ठीक है, और अगर वो माइनर है, ऐसा विक्टिम अगर कोई माइनर है तो लोकल चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास ले जाना चाहिए कि उसकी कस्टडी किधर होनी चाहिए, और कोशिश किया जाना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भी कि किसी भी ऐसे अरेस्टेड पर्सन को जो माइनर है उसकी कस्टडी पुलिस स्टेशन में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, स्पेशली नॉट ड्यूरिंग द नाइट आवर्स। इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। और फिर एक डायरेक्शन इसी जजमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट को गया, कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली और उत्तर प्रदेश के डीजीपी को भी गया कि मस्ट फ्रेम कि इन सबको एक सूटेबल गाइडलाइंस बनानी है पुलिस ऑफिसर्स के लिए, जिससे ये जितनी भी गाइडलाइंस कोर्ट दे रहा है उनकी लेटर और स्पिरिट में पुलिस वाले फॉलो कर पाएँ। और अगर ये पाया कोर्ट ने कि इन रूल्स और गाइडलाइंस का वायलेशन हुआ है तो डिपार्टमेंटल एक्शन के साथ क्या होगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी केस चलेगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को टाइम भी प्रोवाइड करना चाहिए क्या, जिससे कि वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को जनरली क्या करना चाहिए कि पुलिस ऑफिसर की असिस्टेंस करनी चाहिए इन मामले में कि वो लीगल मैटर से इन्फॉर्म करवा दे, और ट्रांजिट रिमांड जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी वो विजिटिंग स्टेट में, जिस स्टेट में जा रहा है, मान लीजिए यूपी से दिल्ली जा रहा है, तो उसमें से जितनी भी असिस्टेंस पब्लिक प्रोसिक्यूटर को करनी होती है
वो करे। ट्रांजिट रिमांड तो वही ऑब्टेन करेगा जनरली, पुलिस ऑफिसर थोड़ी ना आर्ग्यू कर पाते हैं, ना एप्लीकेशन प्रोड्यूस कर पाते हैं जनरली कोर्ट के सामने। सो इट इज़ एडवाइजेबल कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर शुड प्रोवाइड द रिक्वायर्ड असिस्टेंस टू द पुलिस ऑफिसर जो दूसरे स्टेट को विजिट कर रहा है एट द टाइम ऑफ सीकिंग ट्रांजिट रिमांड। तो लॉजिस्टिकल सपोर्ट दे सकता है और इंटेलेक्चुअल सपोर्ट दे सकता है, अलॉन्ग विद लीगल सपोर्ट भी दे सकता है। तो एमएचए और स्टेट गवर्नमेंट को ये रूल्स और गाइडलाइंस को नोटिफाई करना है और पुलिस ऑफिसर्स को इन्फॉर्म करना है, और स्टेट और पुलिस ऑफिसर्स में अवेयरनेस फैलानी है रिगार्डिंग दीज गाइडलाइंस और उन्हें सेंसिटाइज करना है इन सारी चीज़ों को। और डिलिंक्वेंट पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको कंपनसेशन देनी होंगी सिविल लॉ में बाय द वे ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक्चुअली इस केस में हुआ क्या था, इतनी इंटर स्टेट अरेस्ट की गाइडलाइंस कैसे आ गई। एक्चुअली हुआ क्या था, अ हिंदू मेल एंड अ मुस्लिम वुमन हैड एन इंटर रिलीजियस मैरिज। जेएनयू का केस था, ये जेएनयू में हुआ था। तो हुआ क्या कि लड़की के साइड से एक फॉल्स कंप्लेंट लॉन्च कर दी गई, तो पुलिस हैरास कर रही थी कपल को। और फंडामेंटल राइट है ऑफ एवरी पर्सन ऑफ दिस कंट्री टू चूज इज लाइफ पार्टनर। आप जिसको भी आप शादी करना चाहते हैं, आप जिसके साथ रहना चाहते हैं, दैट्स योर फंडामेंटल राइट, नोबडी कैन इंटरफेयर इन दैट, नॉट इवन व्हेन यू आर एन अडल्ट। ओनली यू आर द अथॉरिटी हु डिसाइड्स विद whom you want to spend your life, और कोई नहीं डिसाइड करता। तो एज फार एज द लॉ गोज, पुलिस ऑफिसर्स ने उन लोगों को हैरेस करना शुरू कर दिया। अब जो हैरेस करना शुरू कर दिया, सो दे अप्रोच दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने इंटर स्टेट अरेस्ट गाइडलाइंस बनाने के साथ ही, क्योंकि लड़का अरेस्ट कर लिया गया था, तो क्या कहते हैं, ये गाइडलाइंस बनाने के साथ ही साथ उन्होंने डीजीपी को ऑर्डर किया कि आप माफ़ी मांगिए दोनों कपल से, लड़की से भी और लड़के से भी पर्सनली, और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को 50,000 रुपीज़ ऑफ कंपनसेशन प्रोवाइड करने को बोला टू दीज कपल्स। ठीक है, सो दैट दिस जजमेंट इज़ अ वेरी लैंडमार्क जजमेंट, और ये जजमेंट शुड बी रेफर्ड बाय ऑल लॉयर्स, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और भी कुछ डायरेक्शन दिए थे इस केस में, वो मैं और बता देता हूँ। ये जो कमेटी की जो गाइडलाइंस है जो दिल्ली हाई कोर्ट ने बनाई है, एक कमेटी बैठाई थी दिल्ली हाई कोर्ट ने, और उसकी कमेटी ने जो रिपोर्ट सबमिट की उसी को दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट से जुडिशियल लॉ बना दिया, और बाय द वर्च्यू ऑफ जुडिशियल लॉ नाउ इट्स पार्ट ऑफ लॉ ऑफ द लैंड। तो आगे भी और समरी डायरेक्शंस दिए हैं दिल्ली हाई कोर्ट ने, और वो क्या है, अब कॉपी ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द कमिटी जो है वो इमीडिएटली फॉरवर्ड होगी कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली, डीजीपी ऑफ उत्तर प्रदेश को भी, फॉर अप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी एक्शन जो उन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ लिया जाएगा वो हैरास द कपल्स। फर्स्ट, डिसिप्लिनरी इंक्वायरी कौन करेगा, सीनियर लेवल का ऑफिशियल करेगा इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड, और 6 महीने के अंदर कंप्लीट होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर। फिर नेक्स्ट चीज़ क्या है कि जो गाइडलाइंस हैं जो अभी मैंने बताई सारी इंटरस्टेट अरेस्ट की, ये लेटर और स्पिरिट में फॉलो होनी चाहिए। यूपी, दिल्ली और एमएचए को डायरेक्शन दिया कि आप इसको पूरी कंट्री में फैलाइए, ये एक्चुअली पूरी कंट्री में ही फैलेंगी। अब दिल्ली हाई कोर्ट कई मामले में बहुत लैंडमार्क क्रिएशन करता है लॉ का, दैट इज़ वाई रेफर टू द जजमेंट। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि दिल्ली हाई कोर्ट कभी गलत नहीं होता है, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और इन सारे के मैटर्स आते हैं तो दिल्ली हाई कोर्ट राइट नाउ हैज़ बीन एट द फोर फ्रंट ऑफ द क्रिएशन ऑफ लॉ। आप चाहे नाज फाउंडेशन का जजमेंट देख लीजिए, आज नहीं कल, क्या कहते हैं, दैट हैज़ बीन अप्रूव्ड इन दैट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट लेटर, आई थिंक 2016 या 17 में अप्रूव हुआ था। नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में वो अप्रूव ही होना था, जो होमोसेक्सुअलिटी और एलबीजीटी के राइट्स को लेके था। फिर विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम को भी देख लीजिए, वो भी क्या कहते हैं अप्रूव हुआ, पूरी कंट्री का लॉ बना, सबसे पहले दिल्ली ने बनाया था। सो नाउ दिस, ये जो गाइडलाइंस हैं ये भी लैंडमार्क हैं, एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिफर टू ऑल दिस सो दैट यू आर एट द एज।
सो यू नो कि ये जो गाइडलाइंस हैं दे आर नाउ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड, and it is a very salutary guidelines that Delhi High Court has created. So further going with the directives, आगे क्या कहते हैं summary direction में बोला है कि compensation of 50,000 be provided to both Sandeep and Nisha. Nisha वो Sandeep was the name of the boy and Nisha was the name of the girl. And it shall be paid by the state of Uttar Pradesh, क्योंकि यूपी पुलिस ने ही ये क्या कहते हैं उनके राइट्स का वायलेशन किया था, उन्हें हरास किया था, और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को पर्सनली अपोलोजाइज करना होगा. द कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली एंड डीजीपी विल फाइल कंप्लायंस रिपोर्ट कोर्ट के अंदर विद इन 6 months, और किसी भी हाल में 30 जून 2020 से ज़्यादा नहीं होगा. ठीक है. सो ये आपकी इंटर स्टेट अरेस्ट की गाइडलाइंस थी. नाउ कमिंग टू द इशू ऑफ फेक एनकाउंटर. फेक एनकाउंटर को भी लेके काफ़ी गाइडलाइंस है, मैं आपको बताता हूँ. ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हेल्ड किया पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में. तो फेक एनकाउंटर को लेके क्या गाइडलाइंस है कि whenever police is in receipt of any intelligence or tip off regarding criminal movements or activities pertaining to the commission of grave criminal offence, it is the duty of the police officer to reduce into writing, प्रेफरेबली इनटू केस डायरी या किसी और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, सच इन्फॉर्मेशन कि वो किसको अरेस्ट करने जा रहा है या ऐसे किसी व्यक्ति से को क्या कहते हैं अरेस्ट करने जा रहा है हु इज़ अ वेरी वेरी बिग ऑफेंडर, वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है एंड इज एन हैबिचुअल ऑफेंडर, और वो उसके ऊपर ग्रेव क्राइम का एलिगेशन है, जैसे कि आपके टेररिस्ट टाडा एक्ट्स का हो गया, या आपका क्या कहते हैं मर्डर है, वो हैबिचुअल गैंगस्टर है इन दैट सिचुएशन. फर्दरमोर अगर इंटेलिजेंस या टिप ऑफ किसी हायर अथॉरिटी से पुलिस वाले को मिली है तो वो उसी फॉर्म में रिकॉर्ड करेगा कि जो सस्पेक्ट है जिसको वो अरेस्ट करने जा रहा है वो है कहाँ पे. ये पहले दिस इज द फर्स्ट थिंग that he needs to record, the police officer needs to record, ये पहली चीज़ें जो वो करेगा. ठीक है. फिर going further, the police officer shall record the details of the receipt of intelligence. पहले तो डिटेल्स रिकॉर्ड करेगा. और अगर इनकाउंटर होता है, यू नो इनकाउंटर इज व्हाट, एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. इन एसेंस वो एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ही है. तो उस केस में जो फायर आर्म यूज़ किया गया है जिसकी वजह से अगर डेथ अगर हो जाती है तो FIR एक पहले रजिस्टर करेगा पुलिस वाला द पुलिस पार्टी जो है ही विल रजिस्टर एन FIR and the same shall be forwarded to the court under section 157 of the CRPC without any delay. उसके बाद उस एनकाउंटर पे एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होगी जो CID करेगी या दूसरे पुलिस स्टेशन की टीम करेगी, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर की सुपरविजन में. और वो कौन सी रैंक का होना चाहिए, वो मिनिमम उस रैंक के ऊपर का होना चाहिए जिस पुलिस पार्टी ने इनकाउंटर किया. ठीक है. तो मान लीजिए SI रैंक ने किया या SHO की रैंक के ऑफिसर ने इनकाउंटर किया, तो ऐसे केस में जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो मिनिमम DSP या SP की सुपरविजन में होगी. ठीक है. और फिर जो टीम जो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन हेल्ड कर रही है वो आइडेंटिफाई करेगी विक्टिम को, फोटोग्राफ लेगी विक्टिम का, एविडेंशरी मटेरियल जितना भी है जैसे ब्लड स्टेन, अर्थ पे जितना भी मार्क्स हैं स्ट्रगल के वो रिकॉर्ड होंगे, वो उनको सारा प्रिजर्व किया जाएगा. हेयर, थ्रेड्स, कपड़े एक्सेट्रा और जितनी भी और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट है सबको रिकवर और प्रिजर्व किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ एविडेंशरी मटेरियल. फिर सीन ऑफ क्राइम जो है जहाँ पे इनकाउंटर हुआ, दिस इज द सीन ऑफ इनकाउंटर, तो वहाँ पे विटनेसेस जो थे उनका कंप्लीट नाम, पता, टेलीफोन नंबर, उनके स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेथ, ये सारा होगा.
साथ में मैनर, कॉज और लोकेशन और रफ स्केच ऑफ द टोपोग्राफी जहाँ पे इनकाउंटर हुआ। टोपोग्राफी का मतलब वो एरिया, वो लैंड मास का एरिया जिसका एक पर्सनल मैपिंग तैयार करनी होगी अथॉरिटीज़ को, वो होगा। साथ में फ़ोटो और वीडियोग्राफी भी उस एरिया की ली जाएगी at the time of death, as well as any pattern or practice that has been maybe brought after death। तो मतलब जब इनकाउंटर हुआ तो उस एरिया की वीडियोग्राफी करनी ज़रूरी है, एट द मिनिमम फोटोग्राफ लेनी ज़रूरी है, एंड टू प्रिपेयर अ रफ स्केच ऑफ द टोपोग्राफी ऑफ द सीन, दैट इज़ एसेंशियल, दैट हैज़ बीन मैंडेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। नाउ ये भी इंश्योर करने चाहिए कि डिसीज्ड के जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो केमिकल एनालिसिस के लिए भेजे जाएँ, और जो कोई भी दूसरे फिंगरप्रिंट हैं वो लोकेट किए जाने चाहिए। जो अगर स्पॉट पे अगर कहीं है तो उन्हें लोकेट किया जाए, डेवलप किया जाए और सीन से लिफ्ट किया जाए, एंड शुड बी सेंट फॉर केमिकल एनालिसिस। मान लीजिए किसी पेड़ पे लगे या घर पे लगे या किसी ऑब्जेक्ट पे लगे तो दे शुड बी रिकवर्ड एंड सेंट फॉर केमिकल एनालिसिस। आगे क्या बोला है, पोस्टमार्टम जो कंडक्ट करेगा इनकाउंटर के विक्टिम का, तो वो 2 डॉक्टर होंगे इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। वन ऑफ देम जो होगा शुड बी इन चार्ज और हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और पोस्टमार्टम वीडियोग्राफ होगा और प्रिजर्व किया जाएगा। इट शुड बी वीडियोग्राफ। देन एनी एविडेंस ऑफ वेपन्स सच एज गन्स, प्रोजेक्टाइल्स, बुलेट्स एंड कार्ट्रिजेस should be taken and preserved whether applicable. Tests for gunshots, residue and trace metal detection should be performed. साथ में बैलिस्टिक रिपोर्ट्स और जितनी और भी जो सारे रिपोर्ट्स हैं वो भी होनी चाहिए रिकॉर्ड पे। द कॉज ऑफ डेथ भी ढूंढा जाएगा, ये भी देखा जाएगा कि वो नेचुरल डेथ थी, एक्सीडेंटल डेथ थी, या सुसाइड था या होमिसाइड था। उसके बाद एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी अंडर सेक्शन 176 ऑफ द कोड CRPC में, और हर उस केसेस में होगी जहाँ पे डेथ जो अकर हुई है वो पुलिस फायरिंग की वजह से हुई है, और उसकी इंक्वायरी की जो रिपोर्ट होगी वो किसको भेजी जाएगी, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हु इज एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस अंडर 190। ठीक है। फिर NHRC को इस स्टेज पे इन्वॉल्व करना ज़रूरी नहीं है अनलेस देयर इज़ अ सीरियस डाउट अबाउट इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन। तो NHRC को तब तक सीन में आने की ज़रूरत नहीं है जब तक आपको इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर पे कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन अगर आपको डाउट होता है तो NHRC को भी आप इस सीन पे इन्वॉल्व कर सकते हैं। हाउएवर जो इनकाउंटर किलिंग की इंफॉर्मेशन है वो बिना किसी डिले के NHRC के पास या स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास पहुंच जानी चाहिए। तो इंजर्ड क्रिमिनल या विक्टिम जो है उसको प्रॉपर मेडिकल एड और उसका स्टेटमेंट मैजिस्ट्रेट के सामने या मैजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, या एट द वेरी लीस्ट मेडिकल ऑफिसर के सामने रिकॉर्ड करना चाहिए आफ्टर ऑब्टेनिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। फिर आगे चलते हैं। ये भी इंश्योर करना चाहिए कि FIR सेंड करने में मैजिस्ट्रेट को कोई डिले नहीं है। डायरी एंट्रीज, पंचनामा, टोपोग्राफी का स्केच, जो अभी बैलिस्टिक रिपोर्ट, जितनी भी सारी जो चीज़ें अभी थी, ये सारी कंसर्न कोर्ट को डिस्पैच करने में डिले नहीं होना चाहिए, ये इंश्योर कर लेना चाहिए। एक पूरी इन्वेस्टिगेशन उस सीन पे कैरी आउट होगी, और उस इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट आएगी 173 ऑफ द CRPC में, 173 सबसेक्शन 2 ऑफ द CRPC में, वो कॉम्पिटेंट कोर्ट को भेजी जाएगी। और अगर चार्जशीट भेजी जाती है बाय द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तो ट्रायल जो है जितना जल्दी हो सके शुरू होके कंक्लूड कर देना चाहिए मैजिस्ट्रेट कोर्ट कंसर्न को। इन द इवेंट ऑफ डेथ, अगर मान लीजिए इनकाउंटर किलिंग में कोई मर गया है तो जो रिलेटिव्स हैं, किन हैं ऑफ द alleged criminal or victim, they must be informed at the earliest. 6 monthly statements of all cases where death have occurred due to police firing must be sent to NHRC by DGP. हर हाफ ईयरली स्टेटमेंट DGP भेजेंगे NHRC को हर उस केसेस में जहाँ पे जो डेथ अकर हुई है वो पुलिस फायरिंग की वजह से हुई है। It must be ensured that the 6 monthly statement reach to NHRC by 15th day of January and July respectively.
हर 15 जनवरी से 15 जुलाई की डेट तक पहुंच जानी चाहिए. The statement may be sent in the following formats along with the post-mortem inquest report and wherever available inquiry reports. उसमें क्या क्या होगा? डेट एंड प्लेस ऑफ ऑकरेंस, पुलिस स्टेशन या डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे ये घटना घटी, सर्कमस्टेंसेस जिसके कारण डेथ हुई, सेल्फ डिफेंस इन एनकाउंटर, क्या इनकाउंटर क्यों हुआ, क्या ग्राउंड से, क्या क्या हुआ, उसके सारे फैक्ट सर्कमस्टेंसेस, फायरिंग क्या डिसबर्सल ऑफ अनलॉफुल असेंबली में हुई जहाँ पे मॉब था या 5 से ज़्यादा लोग थे जो वो मर्डरस और इन अ मॉब फ्रेंजी. ठीक है, वैसे अनलॉफुल असेंबली की डेफिनेशन दी हुई है 141 ऑफ द आईपीसी में, लेकिन फॉर लेमन से आपको बता देता हूँ, अगर एक फ्रेंजीड मॉब ऐसी कोई हरकत करना चाहता है टू ओवर एप बाय क्रिमिनल फोर्स और शो क्रिमिनल फोर्स, और अगर उसमें अगर गलती से फायरिंग हो किसी को हिट कर जाती है तो ये भी बताना ज़रूरी है कि ये जो फायरिंग हुई है ये इनकाउंटर में हुई है सेल्फ डिफेंस में, या फॉर द डिस्पर्सल ऑफ अनलॉफुल असेंबली हुई है, या जो डेथ हुई है वो इन कोर्स ऑफ अवेक्टिंग अरेस्ट हुई है. इंसिडेंट के फैक्ट्स मेंशन करने चाहिए, क्रिमिनल केस नंबर, किसने इन्वेस्टिगेट किया, मैजिस्ट्रेट की इंक्वायरी या और सीनियर ऑफिसर्स की इंक्वायरी में क्या फाइंडिंग्स हुई, क्या पाया उन्होंने, फिर नेम्स, डेजिग्नेशन और पर्टिकुलर्स ऑफ द पुलिस ऑफिसर जिनको डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल माना गया, उनका डिटेल्स, और साथ में जो फोर्स है इसकी भी रिपोर्ट होगी कि जो फोर्स जो यूज़ की पुलिस ऑफिसर ने वो गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस में जस्टिफाइड थी या नहीं थी. If on the conclusion of investigation the materials evidence have come on record show that death has occurred by the use of firearm, मतलब गन से हुआ है, and it amounts to an offence under IPC, then disciplinary action against such officer must be promptly initiated and he must be placed under immediate suspension. तुरंत सस्पेंड करके डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट होगा अगर ये पाया गया कि जो डेथ ऑकर हुई है वो फायर आर्म से हुई है, पुलिस के फायर आर्म से हुई है, और जो डेथ है इट अमाउंट्स टू एन ऑफेंस अंडर आईपीसी. देन पॉइंट 12 पे आते हैं. एज रिगार्ड्स कंपनसेशन टू बी ग्रांटेड टू द डिपेंडेंट्स ऑफ द विक्टिम हु सफर्ड डेथ इन पुलिस एनकाउंटर, जो 357A में विक्टिम कंपनसेशन स्कीम है वो अप्लाई की जाएगी. 357A में सॉरी. तो आई एलैबोरेट ऑन ये सारा विक्टिम कंपनसेशन स्कीम और बाकी चीज़ों पे तो आगे हम लोग आएंगे ही, लेकिन अभी यू शुड नो कि ये सारा गाइडलाइंस फेक इनकाउंटर से लेके क्या है. द पुलिस ऑफिसर्स कंसर्न मस्ट सरेंडर, अपने सारे वेपन को फॉरेंसिक और बैलिस्टिक एनालिसिस के लिए सरेंडर करेंगे, और कोई भी मटेरियल और उसके साथ कोई और भी ऐसा मटेरियल जो भी इन्वेस्टिगेटिव टीम रिक्वायर करेगी वो सारी चीज़ सरेंडर करेंगे, subject to the rights as guaranteed under Article 20 of the Constitution. तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन को तो छोड़ के कि अब ऐसे केस में तो पुलिस ऑफिसर ही अक्यूज्ड बनेंगे, तो उनके सेल्फ इंक्रिमिनेशन के राइट को भी बचाने की ज़रूरत है अंडर आर्टिकल 20. तो सुप्रीम कोर्ट हैज सेड कि उनके कि वो फॉरेंसिक और बैलिस्टिक एनालिसिस के लिए अपने वेपन्स और अदर मटेरियल सरेंडर करेंगे, बट ऑल ऑफ दिस इज सब्जेक्ट टू द राइट्स अंडर आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. So an intimation about the incidents must also be given by the officer's family, and should the family need the services of a lawyer, same must be offered. तो जिसके घर पे डेथ हुई है ड्यू टू पुलिस एनकाउंटर, उसमें उनकी फैमिली को पुलिस ऑफिसर विल इन्फॉर्म कि an encounter death has occurred of this person and he is related to you, and if you need the services of the lawyer for counseling, the same must be offered to the family of the deceased victim. ठीक है. और अगर ऐसे केस में पुलिस ऑफिसर भी अक्यूज्ड बन जाता है तो पुलिस ऑफिसर को भी लीगल एड, मान लीजिए अगर ये पाया गया कि फेक एनकाउंटर का क्लेम था तो चार्जशीट सबमिट हो गई, तो ऐसे में पुलिस ऑफिसर की फैमिली को भी सर्विसेज ऑफ लॉयर प्रोवाइड करनी चाहिए. देखिए, राइट टू लीगल एड सबका फंडामेंटल राइट है. व्हेन यू रीड विद आर्टिकल 39A with article 21, 22, 20 and article 14, then you come to the conclusion that
even common man, indigent person also have a right to free legal aid. It's not just rich people who can afford lawyers. If I cannot afford lawyer because of my monetary conditions, then the constitution mandates that it is the state's duty to provide a lawyer to such a person who is unable to afford a lawyer of his own. All right. In fact, 304 of the CRPC also mandates it. नो आउट ऑफ टर्न, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नो आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस और इंस्टेंट गैलेंट्री अवार्ड शैल बी बेस्टोर्ड ऑन द कंसर्न्ड पुलिस ऑफिसर्स soon after the occurrence. It must be ensured at all costs that the rewards are given recommended only when the gallantry of the concerned officer is established beyond doubt. तो पहले क्या होता था कि इनकाउंटर किलिंग हुई, उसके बाद तो प्रमोशन और इंस्टेंट गैलेंट्री अवार्ड्स रिपब्लिक डे पे मिलने लगते थे पुलिस ऑफिसर्स को. अब नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब नहीं होगा ऐसा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट विल ओनली हैपन आफ्टर द रिजल्ट ऑफ द इंक्वायरी एंड द कंक्लूजन कि कोई ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ. अगर होता है तो कोई आउट ऑफ टर्न प्रमोशन अभी कुछ नहीं दिया जाएगा अनलेस एंड अनटिल द इंक्वायरी हैज कम टू एन एंड. और अगर पाया गया कि नहीं दिस वाज द केस ऑफ फेक एनकाउंटर, तो गैलेंट्री तो भूल जाइए. द पर्सन विल बी नॉट ओनली बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज जॉब बट ही विल आल्सो बी सेंटेंस्ड. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? If the family of the victim finds that the procedure जो सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया है has not been followed, or there exists a pattern of abuse or lack of independent investigation ढंग से नहीं की गई है, biased होके की गई है और impartial manner में नहीं की गई है by any functionaries as mentioned, तो वो लोग सेशंस जज जिसके पास टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है उस प्लेस ऑफ इंसिडेंट पे जहाँ पे ये घटना घटी, तो उसको कंप्लेंट कर सकते हैं. एंड ऑन सच कंप्लेंट सेशंस जज शैल लुक इनटू द मेरिट्स ऑफ द कंप्लेंट एंड एड्रेस द ग्रीवियंस. तो ये जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने सेशन जज पे डाल दी है टू मेक श्योर दैट द ग्रीवियंस ऑफ द फैमिली ऑफ द डिसीज इज वेल एड्रेस्ड. तो ये एक काम अच्छा किया उन्होंने. So these were the general guidelines. अब एक पॉइंट आता है कि जुडिशियल अथॉरिटीज़ को कैसे अरेस्ट करेंगे. जुडिशियल अथॉरिटीज़ की तो स्पेशल राइट्स होते हैं. सो हाउ डू यू अरेस्ट अ जज? तो इस पे केस था दिल्ली जुडिशियल सर्विस वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात. तो अगर जुडिशियल ऑफिसर को अरेस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हाई कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, या अगर इमिनेंट अरेस्ट करना है तो डिस्ट्रिक्ट जज की परमिशन लेनी पड़ेगी. फर्स्ट है. अगर और फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस पे फॉर्मल अरेस्ट ही करनी चाहिए किसी भी जुडिशियल ऑफिसर ऑफ द सबऑर्डिनेट जुडिशरी की, अगर इमीडिएट अरेस्ट ज़रूरी है. फॉर्मल अरेस्ट का मतलब होता है कि आप उसको हथकड़ियों और हथकड़ियों में नहीं बांधेंगे, फोर्स नहीं यूज़ करेंगे, उसको बोलेंगे कि वी आर हियर टू अरेस्ट यू, प्लीज़ कंप्लाई विद आवर ऑर्डर्स. ये करेंगे, दे विल नॉट यूज़ फोर्स ऑन हिम. हाँ, अगर वो वायलेंट हो जाता है या कुछ फोर्स यूज़ करने लगता है कंसर्न जुडिशियल ऑफिसर, तो इस केस में दे कैन ऑल्सो यूज़ फोर्स टू अरेस्ट हिम, और वो रीजनेबल फोर्स होनी चाहिए. अरेस्ट जो हुई है वो इमीडिएटली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज को बताया जाएगा. सेकंड, जुडिशियल ऑफिसर जिसको अरेस्ट किया गया है पुलिस स्टेशन उसे नहीं ले जाया जाएगा जब तक डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज ने अपनी परमिशन नहीं दे दिया या ऑर्डर नहीं किया है कि उसे ले जाओ. ऐसे जुडिशियल ऑफिसर को जिसको अरेस्ट किया गया है उसको इमीडिएट लॉयर फैसिलिटी और लीगल एडवाइजर प्रोवाइड किए जाएंगे, इंक्लूडिंग द काउंसलिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज. जुडिशियल ऑफिसर का कोई भी स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा हु इज अंडर अरेस्ट, ना ही कोई पंचनामा ड्रॉ किया जाएगा, ना ही कोई मेडिकल टेस्ट होगा उस पर, एक्सेप्ट इन द प्रेजेंस ऑफ हिज लीगल एडवाइजर और किसी और जुडिशियल ऑफिसर की प्रेजेंस में जो उसके इक्वल हो या हायर रैंक हो. तो कोई भी मेडिकल टेस्ट या पंचनामा या जुडिशियल ऑफिसर को कोई भी स्टेटमेंट तब तक नहीं लिया जा सकता जब तक लीगल एडवाइजर की, जो जुडिशियल ऑफिसर ने या तो लीगल एडवाइजर जो चूज किया हो वो हो, या कोई ऐसा जुडिशियल ऑफिसर प्रेजेंट हो जो उसके बराबर की रैंक रखता हो या उसके सुपीरियर रैंक का हो. जुडिशियल ऑफिसर की हैंड कफिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए अनलेस एक वायलेंट रेजिस्टेंस वो ऑफर करे. उसके केस में हैंड कफिंग की जा सकती है और इसकी इमीडिएट रिपोर्ट किसको देनी है? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट. ये बर्डन ऑफ प्रूफ अरेस्ट की नेसेसिटी का बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है? पुलिस ऑफिसर है. पुलिस ऑफिसर को साबित करना होगा
कि वाई वॉज इट एसेंशियल टू अरेस्ट द जुडिशियल ऑफिसर, और अगर वो नहीं साबित कर पाया देन डिपार्टमेंटल एक्शन एंड कंटेम्प्ट अलॉन्ग विद द समरी डैमेजेस शैल बी अवॉर्डेड। तो पुलिस ऑफिसर पे डिपार्टमेंटल एक्शन होगा, कंटेम्प्ट एक्शन होगा, और जो डैमेजेस होंगे मॉनेटरी कंपनसेशन वो जुडिशियल ऑफिसर को अवॉर्ड की जाएगी फॉर इन द केस ऑफ सच रॉन्गफुल अरेस्ट। ये मिनिमम सेफगार्ड्स हैं, कोई एग्जॉस्टिव नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड की थी इस केस में रिगार्डिंग द अरेस्ट ऑफ जुडिशियल ऑफिसर। अब इसी से एक मिलता जुलता पॉइंट आपको और बता दूं कि के वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये हेल्ड किया गया कि किसी भी सुपीरियर कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जज पे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पे, हाई कोर्ट के जजेस पे और सुप्रीम कोर्ट के जज पे तो एफआईआर भी नहीं हो सकती विदाउट द कंसेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब कंसेंट देता है तो गवर्नमेंट को उसके कंसेंट को कंसिडर करने के बाद और चीफ जस्टिस के ओपिनियन को देखने के बाद ही कंसेंट देनी है। और गवर्नमेंट में किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात हो रही है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है। सो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की बात ही नहीं हो रही। whenever you have to lodge an FIR against the High Court judge, you have to first obtain the permission of the Chief Justice of India. Then after that, you have to क्या कहते हैं, Chief Justice of India के सामने आपको मटेरियल प्लेस करना पड़ेगा। Chief Justice of India will consider those materials, उसके बाद अपना ओपिनियन देंगे। That opinion shall be forwarded to President of India and central government will then come to its own conclusion कि हाँ चीफ जस्टिस के ओपिनियन को कंसिडर करते हुए कि ये ज़रूरी है अरेस्ट करना, तब जाके वो डायरेक्ट करेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। अरेस्ट तो भूल ही जाइए, रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर का ही प्रोसीजर ये है। अरेस्ट तो बहुत काफ़ी बाद में होगी। फिर अब एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कह दिया कि इट इज़ नॉट नेसेसरी टू रजिस्टर एन एफआईआर इन दिस केस, मान लीजिए वो इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन केस की हाई कोर्ट जज के खिलाफ आप एफआईआर फाइल करना चाहते हैं, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डज नॉट गिव हिज कंसेंट, द मैटर एंड्स देन एंड देयर। अब सबऑर्डिनेट कोर्ट के जजेस पे क्या है? तो यूपी जुडिशियल ऑफिसर्स एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सबऑर्डिनेट कोर्ट के जजेस को लेके भी यही प्रोविजन बनाया गया है, लेकिन इसमें हर केस में नहीं एफआईआर को लेके इम्यूनिटी, अनलाइक द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट जज। यहाँ पे जो प्रोटेक्शन है वो है अगेन इन एक्ट्स विच आर डन in discharge of official duty or purporting to have been done in discharge of official duty। तो उनके पास भी प्रोटेक्शन ऑफ एन एफआईआर है और उसके लिए भी आपको चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट की सैंक्शन लेनी पड़ेगी जब आपको डिस्ट्रिक्ट जज या लोअर रैंक के जुडिशियल ऑफिसर को के खिलाफ एफआईआर फाइल करनी है। ये जजमेंट किस में दिया गया था? यूपी जुडिशियल ऑफिसर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये इंटरिम ऑर्डर था और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इसी इंटरिम ऑर्डर को कंफर्म किया 2002 में। तो इंटरिम ऑर्डर पास हुआ था 1994 में। इसी केस में जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी तो इसने इसको परमानेंट ऑर्डर बना दिया। उसने कहा था येस दिस विल टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द जुडिशियल ऑफिसर। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि एज फार एज द सबऑर्डिनेट जुडिशरी इज कंसर्न, तो एफआईआर उन्हीं मैटर से रिलेट होनी चाहिए विच आर डन और purporting to be done in discharge of his official duty in the capacity as the holder of a judicial office। तो इस केस में परमिशन लेनी पड़ेगी आपको चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। इन द केस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट सिचुएशन अलग है, यू हैव टू टेक द परमिशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऑलराइट, और वो किसी भी क्रिमिनल केस में है, नो क्रिमिनल केस, वो चाहे कोई भी केस हो। तो सबऑर्डिनेट जुडिशरी का इतना वास्ट नहीं है एफआईआर का प्रोटेक्शन जितना उनका है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस का। सीधे बोला नो क्रिमिनल केस शैल बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 154 ऑफ द सीआरपीसी अगेंस्ट द जज ऑफ द हाई कोर्ट unless the judge of the Supreme Court and the Chief Justice of India is consulted in the matter along with the allied matters जो मैंने आपको बताया। तो ये जनरली आपकी अरेस्ट से लेके सारी गाइडलाइंस थी। आई हैव डेल्ट विद एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू दैट। नाउ आपको मैं जनरली एक राइट्स ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन का एक फॉर्मेट दे दूंगा, बाकी आपको खुद भी थोड़ा बेयर एक्ट से रेफर करके एक असाइनमेंट सेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि यू बाय योर सेल्फ फाइंड व्हाट आर द राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन। मैं आपको एक सैम्पल दूंगा कि आप राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन कैसे लिखें। आई विल बी प्रोवाइडिंग दैट इन द स्टडी नोट सेक्शन। ऑल राइट, सो योर अरेस्ट प्रोविजन इज नाउ डन।